हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू और इस पार्ट के बाद मेरे सारे एमसीक्यूज आईसीआई के जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी जो 120 एमसीक्यूज है, 120 एमसीक्यूज और केस सिनेरियो एमसीक्यूज भी जो 40 के 40 है। 25 केस सिनेरियो एमसीक्यूज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बचे हुए 15 भी एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। So without wasting any further time, let us go ahead with question number 26. Question number 26 में 26.1 MCQ क्या बोलता है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। Which of the following statement is true with respect to dividend income? फिर से हमारा अप्रोच क्या होगा, ये चीज याद रखना। आप पूरा का पूरा एमसीक्यू अपनी तरफ से पढ़ के आओगे और उसके बाद आप मेरे पास आओगे उसकी रीजनिंग जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं उसकी रीजनिंग बताने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपका समय बर्बाद ना हो। Which of the following statement is true with respect to dividend income of Pawan Limited? For answering this question, ignore if any available deduction under ATM. Deduction under ATM को ignore कर देना, ठीक है। तो चलो पवन को देखना पड़ेगा, पवन को कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। इसका सही स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर सी कि पवन को जो पीक्यूआर से डिविडेंड मिल रहा है उस पर 15% टैक्स लगेगा, क्योंकि पीक्यूआर कौन है, एक फॉरेन कंपनी है जिसमें पवन का 26% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। तो अगर किसी इंडियन एंटिटी का फॉरेन एंटिटी में 26% या उससे ज्यादा शेयर होता है तो फिर उस केस में इंडियन एंटिटी के हाथ में वो इनकम 15% पे टैक्स होती है, लेकिन उसमें कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी सब केसेस में पवन को क्या होगा, पवन को नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। नॉर्मल टैक्स रेट पवन का कितना है, 25% है, क्योंकि पवन का पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है, तो पवन का नॉर्मल टैक्स रेट 25% हो जाएगा। Therefore, ये जो कंपनी है ना, फॉरेन कंपनी जिसमें पवन का 30% शेयर है, यहां पर सेक्शन 115 बीबीडी एप्लीकेबल हो जाएगा और यहां पर ये जो 1,80,000 रुपए का डिविडेंड है ना, इस पे 15% टैक्स लगेगा और इस पर इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। किसका, किसी एक्सपेंस का, क्योंकि 115 बीबीडी में आपको एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है। बाकी सब केसेस में, ये केस में, ये केस में और ये केस में, ये तीनों केस में पवन को कितना टैक्स लग जाएगा, पवन को नॉर्मल टैक्स रेट लग जाएगा। नॉर्मल टैक्स रेट कितना है इस कंपनी का, 25% नॉर्मल टैक्स रेट है, क्योंकि पिछले के पिछले साल का टर्नओवर कितना है, 400 करोड़ से कम है। देयरफॉर यहां पर क्या इनको डिडक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा। सेक्शन 57 में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा जो डिविडेंड कमाने के लिए किया है, कितना मिलेगा, अप टू 20% या एक्चुअल इंटरेस्ट विचएवर इज लोअर। तो यहां पर एक्चुअल इंटरेस्ट 8,000 है, 20% उससे ज्यादा आएगा तो देयरफॉर यहां पर 8,000 का डिडक्शन मिलेगा। यहां पर एक्चुअल इंटरेस्ट 1,60,000 है, 20% 1,80,000 आएगा, देयरफॉर इसको यहां पर 1,60,000 का डिडक्शन मिलेगा। और यहां पर एक्चुअल इंटरेस्ट 8,000 है, 20% 10,000 आएगा, देयरफॉर 8,000 का रिडक्शन मिलेगा। तो ये तीनों अमाउंट जो है ना वो 20% से कम है, तीनों अमाउंट 20% से कम है, देयरफॉर एक्चुअल इंटरेस्ट का उसको रिडक्शन मिल जाएगा। देयरफॉर आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका सी आएगा। देख लो, डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर आईएनसी इज टैक्सेबल एट 15%, उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज इज टैक्सेबल एट 25% और उसमें उसको डिडक्शन मिलेगा 1,76,000 अंडर सेक्शन 57। वो तीनों का टोटल मान लोगे एक्सपेंडिचर का, तो 1,76,000 आता है, चेक कर लेना। MCQ number 26.2, चलो पढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding dividend earned in previous year 21-22 by Pawan Limited and distributed by it in October 2021? देखो पवन ने डिविडेंड बहुत सारा कमाया है, बहुत सारा, ये सारा डिविडेंड पवन ने इस साल में कमाया, ठीक है। अब क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पवन ने जो डिविडेंड कमाया और फिर बाद में उसके बाद उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या होगा। देखो, उसने जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उसके ऊपर उसको क्या, शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लग जाएगा, सामने वाले शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लग जाएगा, पहला पॉइंट। तो पवन जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो सामने वाले शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स। दूसरी चीज, अगर सामने वाले शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स है तो पवन को टीडीएस काटना पड़ेगा। तीसरी चीज, पवन को एटीएम के सेक्शन में डिडक्शन भी मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलता है एटीएम में और कब मिलता है, एटीएम में डिडक्शन कब मिलता है, डिविडेंड जितना कमाया आपने करंट ईयर में कंपेयर विद डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया टिल द 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जितना कमाया पूरे महीने में, पूरे साल में, सॉरी, उसको कंपेयर करो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के 1 महीने पहले तक कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। Whichever is lower will be allowed as deduction. Therefore इसने कमाया तो बहुत सारा है यार, इसने कमाया तो बहुत अमाउंट है, 80,000, 1,80,000, 9,50,000, ये सब कमाया उसने, लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, दैट इज 3,20,000 रुपीज। देयरफॉर उसको 3,20,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर सी। देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये सब का कॉन्सेप्ट अभी निकल गया है, ये सब चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। ये सब चीज का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि डीडीडी का कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल 2022 से 2020 से डिसकंटिन्यू हो गया। पहले होता था डीडीडी का कॉन्सेप्ट, अभी नहीं है। देयरफॉर पवन के केस में अब क्या होगा, पवन जो भी डिविडेंड देगा शेयर होल्डर्स को, वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पवन को टीडीएस काटना पड़ेगा। तीसरा, पवन को उस पर्टिकुलर 3,20,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा अंडर एटीएम, बिकॉज उसका डिविडेंड रिसीव्ड इज फार ग्रेटर देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 26.3, What will be the amount of dividend in the hands of Miss Anita for previous year 21-22? देखो, अनीता ने टोटल कितना डिविडेंड कमाया पहले वो पता लगाओ। देखो,
पवन ने टोटल डिविडेंड कितना दिया? 3,20,000। उसमें से अनीता का 50% शेयर है, तो अनीता को कितना डिविडेंड मिलेगा? 3,20,000 का 50%, दैट इज 1,60,000। ठीक है, तो ये हो गया अनीता का ग्रॉस डिविडेंड। अब अनीता को क्या उसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा? हाँ, मिल सकता है, अगर उसने कुछ लोन लिया है टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ पवन लिमिटेड। लिया है, कितना लोन लिया है? 10 लाख का लोन लिया है, 8% इंटरेस्ट है। 10 लाख के ऊपर 8% कितना होता है? 80,000। अब उसका ग्रॉस डिविडेंड 1,60,000 है, तो क्या उसमें से उसको 80,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन इज ओनली अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ व्हाट योर ग्रॉस डिविडेंड। तो अनीता का ग्रॉस डिविडेंड 1,60,000, उसका 20% विल बी 32,000। तो अनीता जी को कितना डिडक्शन मिलने वाला? मैक्सिमम 32। तो 1,60,000 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 1,28,000 का उसको नेट टैक्सेबल डिविडेंड हो जाएगा। चेक कर लो, यहां पर मैंने वर्किंग भी डाल दिया है। 50% ऑफ 3,20,000 विल बी द ग्रॉस डिविडेंड, और 8% उसका एक्चुअल इंटरेस्ट है, और 20% ऑफ 1,60,000 उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट है। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। 1,28,000 का डिडक्शन अनीता जी को मिलने वाला है। Question number 26.4, MCQ number 26.4. What is the total income of Miss Anita for AY 22-23? Assuming that she does not opt for 115 BAC. 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रही है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना चाहती है वो, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? ठीक है, तो ध्यान से सुनना, टोटल इनकम में उसके क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले उसकी पीजीबीपी इनकम आएगी 90 लाख रुपए का कुछ बिजनेस का टर्नओवर है, सारा का सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो उसको बोलो 44AD फॉलो कर ले। तो 90 लाख का 6% 44AD में उसकी पीजीबीपी इनकम हो जाएगी, ये पहली चीज। उसके बाद डिविडेंड इनकम तो अपन ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है पिछले क्वेश्चन के अंदर, उसकी डिविडेंड इनकम हो जाएगी 1,28,000। तो ये 90 लाख का 6% 5,40,000 ये हो गया, और डिविडेंड इनकम उसकी 1,28,000 हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा देखो उसका कुछ बैंक से एफडी का भी है, बैंक में एफडी है तो उससे उसको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो यहां पर दिखता है आपको, तो वो भी ले लो। ठीक है, ये सब चीज ले लिया। अब हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। अब उसने क्या किया है? उसने एक लोन लिया है ऑन, जिसका सैंक्शन हुआ है 1/5/2020। उसके पास कोई और घर नहीं है, कंडीशंस बराबर से सुनना। 2020 में लोन सैंक्शन हुआ है, उसके पास और कोई घर नहीं है, और स्टैंप ड्यूटी वाली उस घर का 45 लाख 45 लाख से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में इसको ना सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन तो मिलेगा ही, 2 लाख का इंटरेस्ट, साथ साथ में 1.5 लाख रुपए का और उसको ATEE करके एक सेक्शन है, पता है? अगर इस पीरियड में 2019 से लेकर 2022 के बीच में घर का लोन सैंक्शन हुआ है, और अगर आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं है, और अगर आपके पास कोई और दूसरा घर नहीं है, तो आपको 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का ATEE के अंदर। देयरफॉर यहां पर इसको क्या होने वाला है पता है? इसने 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल जो पे किया है, वो तो उसको ATC में 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल का ATC में मिल जाता है। लेकिन इसने जो 2,50,000 का इंटरेस्ट पे किया है ना, उसका उसको 2 लाख का रुपया हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, और 50,000 उसको ATEE में मिल जाएगा, क्योंकि ATEE के सारे कंडीशन ये फुलफिल कर पा रही है। ठीक है, तो चेक कर लो यहां पर, इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दे दिया। 2 लाख का डिडक्शन यहां ले लो, और 1.5 लाख का प्रिंसिपल यहां ले लो, और बचा हुआ इंटरेस्ट ATEE में, तो देयरफॉर इसका इंटरेस्ट का इसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 3,18,000। क्वेश्चन नंबर 26.5, what will be the dividend income included in the total income of Mr. Ujjwal for AY 22-23? देखो उज्जवल की 2 डिविडेंड इनकम है। एक तो इसने लोन लिया है, देखो डीम डिविडेंड में आ जाएगा 222E में। कौन सा वाला सर? ये वाला, ये वाला। उज्जवल होल्ड्स 10% शेयर्स इन अ कंपनी एंड उज्जवल हैज टेकन अ लोन बोरोड ₹2 लाख फ्रॉम दैट कंपनी। तो अगर आप किसी कंपनी में, अगर आपका 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और वो कंपनी आपको लोन देती है, तो वो आपके हाथ में डीम डिविडेंड। ठीक है, ये तो आ गई। साथ साथ में पवन लिमिटेड में भी इसका 10% शेयर है, चेक करना नीचे। पवन लिमिटेड में इसका 10% शेयर है उज्जवल का। कहां पर लिखा है सर? बताओ हमको, बताता हूं। यहां देखो, तो पवन लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया है? 3,20,000 का, उसका 10% मतलब 32,000 वहां से आएगा। तो 2 लाख डीम डिविडेंड अंडर 222E, और 32,000 नॉर्मल डिविडेंड, प्लस 21,000 रुपीज का उसने इंटरेस्ट पे किया है, उसका उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 21% कंपेयर 21,000 कंपेयर विद 20% ऑफ द टोटल डिविडेंड, तो 21,000 कम आता है, तो विच एवर इज लोअर। तो 2,32,000 में से इसको 21,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, देयरफॉर इसका आंसर विल कम टू 2,11,000 रुपीज। ये है आपका एमसीक्यू नंबर 26। बहुत ही मामूली सा एमसीक्यू था, पूरा का पूरा एमसीक्यू डिविडेंड की इनकम पे सेक्शन 57, सेक्शन 56 और सेक्शन 80M इस पर टिका हुआ था। ठीक है, MCQ number 27.1. What is the amount of interest allowable as deduction under section 24, that is house property, to Sachdeva for Mr. Sachdeva for AY 22-23? अब सुनो जरा, सचदेवा ने 2 किस्म का इंटरेस्ट पे किया है। एक तो यहां पर एक है जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट पे किया, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट पे किया। ये चीज दिमाग में रखना, जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको मिलेगा, लेकिन कब से मिलेगा? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिलता है, तब तक नहीं मिलता है। तो ये वाला तो भूल ही जाओ। ठीक है, हाँ, लेट आउट प्रॉपर्टी जो है, जो ऑलरेडी लेट आउट हो रही है, उससे इनकम कमा रहे हो, उसका डिडक्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना है? 40 लाख, उसमें से उसने सिर्फ 37 लाख ही पे किया है। तो अब क्या सवाल ये उठेगा, क्या 37 लाख मिलेगा या पूरा 40 लाख मिलेगा? द आंसर इज पूरा 40 लाख मिलेगा,
हाउस प्रॉपर्टी में एलओपी का इंटरेस्ट अनलिमिटेड मिलता है, वो भी पेमेंट और ड्यू बेसिस, दोनों बेसिस पे मिलता है। अगर पे किया है तो भी मिलेगा, अगर ड्यू है तो भी मिल जाता है। तो यहां पर पूरा 40 लाख का मिल जाएगा और ना कि सिर्फ 37 लाख। तो ये गलत है अगर आप 37 लाख सोच रहे हो कि सर सिर्फ पेड किया उतना ही मिलेगा, ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ पेड बेसिस पे मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में आपको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो आपको अक्रूवल या पेड दोनों बेसिस पर मिलता है। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में जो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन है वो पेड बेसिस पे मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन पेड बेसिस पे नहीं है। देयरफॉर यहां पर आपको ये पूरा का पूरा 40 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है। आप चेक कर लो, यहां पर ये है आपका एमसीक्यू नंबर 27.1। दूसरे घर का क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब कंप्लीट होगा तब मिलेगा। यहां पर मैंने उसकी रीजनिंग भी लिख दी है, ये शीट मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगा। MCQ number 27.2. What is the amount of deduction permissible to Mr. Sachdeva under Chapter 6A of the Income Tax Act 1961 for AY 22-23? चलो क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं और पता लगेगा क्या क्या उसको मिलने वाला है। सबसे पहले जो पहला घर है उसका प्रिंसिपल अमाउंट का उसको डिडक्शन मिलेगा। जो एसबीआई से लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया है, उस पर इसने 30 लाख रुपए का प्रिंसिपल पे किया, लेकिन एटीसी में आपको 30 लाख नहीं मिलने वाला है, 1.5 लाख मिलेगा। तो ये पहले वाले घर का मिलेगा, दूसरे वाले घर का नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट होगा उसके बाद उसका एटीसी में डिडक्शन मिलने वाला है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम लिमिट ही 1.5 लाख है, तो अभी वो दूसरे का मिले ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले वाले का आपको 30 लाख में से 1.5 लाख मिल जाएगा, ये पहला डिडक्शन, ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरा, इसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है। देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो लोन पर, तो उसका जो इंटरेस्ट देते हो ना, उसका भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, याद करो। एटीईईबी के अंदर, एटीईईबी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2023 के पहले अगर खरीदते हो, 2023 के पहले, तो आपको उस पर भी 1.5 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा, तो वो 1.5 लाख मिल जाएगा। उसके बाद बेटी के हायर एजुकेशन के ऊपर अगर आप लोन लेते हो, खुद के हायर एजुकेशन पे, स्पाउस के हायर एजुकेशन पे, या किसी स्टूडेंट के हायर एजुकेशन पे जिसके आप गार्डियन बन के बैठे हो, तो उसमें भी आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अनलिमिटेड, उसके अंदर तो कोई मैक्सिमम अमाउंट भी नहीं है। तो यहां पर 50,000 रुपए का डिडक्शन एटीई में मिल जाएगा, एटीई। और उसके बाद मेडिक्लेम का जो पेमेंट किया है आपने, मेडिक्लेम का पेमेंट किया है फॉर इंश्योरिंग आपकी खुद की हेल्थ, तो उसका आपको डिडक्शन एटीडी में मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने उसका ब्रेकअप दे दिया है। एटीसी में जो वो उसका जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड घर है उसका 1.5 लाख, एटीई में इलेक्ट्रिक व्हीकल का, एटीई में एजुकेशन का और एटीडी में मेडिक्लेम का, टोटल मारोगे तो 3,70,000 आ जाएगा। चेक कर लो। एमसीक्यू नंबर 27.3, इसमें क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखना। मेरी एक शॉप है, वो मैंने किसी को लेट आउट किया, तो सामने वाले बंदे ने मुझे डिपॉजिट दिया। अब इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, तो क्या वो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट के ऊपर नोशनल इंटरेस्ट चार्ज करके उस पर टैक्स लगाया जा सकता है? सामने वाले को मैंने अपनी शॉप रेंट पे दिया, तो उसने मुझे डिपॉजिट दिया, लेकिन मैंने उससे इंटरेस्ट नहीं लिया, तो क्या उस पर एक नोशनल इंटरेस्ट लगा के टैक्स लगाया जा सकता है? देखो, इस पर एक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका जजमेंट का नाम मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया और मैंने आपको पढ़ाया भी हूं, जाकर चेक कर लेना, यूट्यूब पे भी होगा। सीआईटी वर्सेस एशियन होटल्स लिमिटेड, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, या हाई कोर्ट, मुझे नहीं पता ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन ये जजमेंट मैंने आपको पढ़ाया। तो देखो, एमसीक्यू के अंदर ना आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर जो केस लॉज है ना, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन है। तो यहां पर बोला गया है ऐसी इनकम विल नीदर, ये सेम हेडिंग होएगा, देखना उसके अंदर वो केस लॉ की लाइन में ये सेम हेडिंग दिखेगी आपको जो यहां पर दिख रही है। तो वहां पर बोला गया है कि ऐसा कोई नोशनल इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में नहीं है, और ये ना ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी कहीं पर भी चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी को शॉप लेट आउट पे दिया, सामने ने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे हो तो नहीं चार्ज कर रहे हो। उस पर नोशनल इंटरेस्ट लगाकर उस पर टैक्स लगाने का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स लॉ में नहीं लिखा गया, ठीक है। नोशनल इनकम पे कभी भी टैक्स लगाने के लिए लॉ के अंदर स्पेसिफिक कानून होना चाहिए। आप अपने से नोशनल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते हो अनलेस देयर इज अ लॉ इन द इनकम टैक्स एक्ट। The MCQ number 27.4. The assessing officer came to know about the transaction of sale of property at BKC Mumbai on 15th of December 2021 and wants to hold Mr. David as an agent of Mr. Ajay under 163(1). Can he do so? If not, why? सुनो जरा, अजय कौन है? अजय नॉन रेसिडेंट है। अजय ने क्या किया? डेविड को अपना घर बेचा। कहां घर? कहां है? घर मुंबई में है। अपनी एक प्रॉपर्टी बेचा जो मुंबई में, घर है या कोई भी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जो बीकेसी मुंबई में, बस वो रेसिडेंशियल है कमर्शियल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या अजय डेविड को एक एजेंट कहला सकता है? देखो, एजेंट का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्शन 163 में, 163 में अगर आप एजेंट का डेफिनेशन खोलो तो उसमें क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड देखो। एजेंट इंटर एलिया इंक्लूड्स, एजेंट में बहुत लोग आते हैं, एजेंट में एम्प्लॉय भी आता है और भी लोग आते हैं। एनी पर्सन हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, वो भी एजेंट है। लेकिन उसमें से एक पॉइंट क्या जो रेलेवेंट है, मैंने वो बोर्ड पे डाला है, चेक करना यहाँ पर। एजेंट इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हैज एक्वायर्ड बाय मींस ऑफ ए ट्रांसफर कैपिटल असेट इन इंडिया। तो मुझे बताओ, क्या डेविड इस कैटेगरी में फुलफिल होगा? यस, डेविड इसमें फंस जाएगा। कैसे? बिकॉज डेविड इज एनी अदर पर्सन, ही इज ऑल्सो नॉन रेसिडेंट, हैज एक्वायर्ड बाय मींस ऑफ ट्रांसफर कैपिटल असेट इन इंडिया। उसने ट्रांसफर से इंडिया में कैपिटल असेट खरीदा, तो डेविड क्या बन जाएगा? आ जाएगा एजेंट। चेक कर लो। यस, ही कैन होल्ड मिस्टर डेविड एज एन एजेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके लिए आपको सेक्शन 163 खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। 27.5 इन हुज हैंड्स वुड रायशास रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट वाड़ा बी टैक्सेबल। देखो, रायशा कौन है? रायशा इनकी बेटी है भाई,
किसकी बेटी है? सचदेवा और मिसेस सचदेवा की बेटी हो। तो सचदेवा ने क्या किया, अपनी बेटी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जो माइनर है। अब माइनर बच्चे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करोगे और माइनर बच्चा उसको रेंट पे चढ़ाएगा तो माँ बाप के हाथ में क्लब होगी ना वो इनकम, लेकिन किसके हाथ में? माँ या बाप, जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में। तो किसकी इनकम ज्यादा है? देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बाप की इनकम ज्यादा है, माँ की इनकम कम है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है। देखो यहाँ पर है, मिस्टर सचदेवा टोटल इनकम इज हायर देन मिसेस सचदेवा। और आयशा की कोई और इनकम नहीं, सिर्फ ये रेंटल इनकम है। और ये रेंटल इनकम भी कहां से? उसके फादर ने उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट किया, उसने लेट आउट किया। देयरफॉर इसकी पूरी की पूरी इनकम, रेंटल इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? फादर के हाथ में क्लब हो जाएगी। और फादर को एक 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है, वो मिल जाएगा। ठीक है, इन मिस्टर सचदेवास हैंड्स, चेक कर लो। ठीक है, MCQ number 28.1. What is the amount of municipal taxes allowable from gross annual value while computing the income from house property of Mr. Billabong for AY 22-23? देखो मिस्टर बिलाबोंग की 4 प्रॉपर्टी है, उसमें से ना वो चाहे तो 2 प्रॉपर्टी एसओपी रख सकता है। ठीक है, 2 एसओपी रख सकता है। तो दो एसओपी रखेगा ना, उस पर उसको म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलने वाला है। एसओपी में म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलता है, एलओपी पे मिलता है और डीएलओपी पे मिलता है। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी उसकी लंदन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, लंदन वाली प्रॉपर्टी तो एक्चुअली लेट आउट है, तो उसका तो उसको रेंटल इनकम दिखा के टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो उसका उसको ₹100 $100 £100 इंटू 120 मतलब 12,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब रही बात बचे हुए 3 फ्लैट। बचे हुए 3 फ्लैट एक्चुअली उसके नाम मतलब एसओपी है, मतलब वो अनऑक्यूपाइड है। जैसे ये विंचेस्टर वाला फ्लैट, वो सिर्फ वो 1 महीने के लिए वो जाता है, उधर रहता है। ठीक है, बाकी 11 महीने वो अनऑक्यूपाइड है। तो ये एसओपी हो सकता है, ये भी एसओपी हो सकता है, ये भी एसओपी हो सकता है। अब आपको सिलेक्ट करना है ये 3 में से आप कौन से 2 एसओपी रखना चाहते हो। देखो वो एसओपी रखो जिसका रेंटल इनकम ज्यादा है ऑब्वियसली, और इन तीनों में से जिसका रेंटल इनकम सबसे कम है वो डीएलओपी करवा दो। ठीक है, देखो पहली वाली प्रॉपर्टी तो झक मरा के अपने को एलओपी दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्चुअल लेट आउट है। तो उसका तो आपको जो भी म्युनिसिपल टैक्स है उसका डिडक्शन मिल जाएगा ₹120 इंटू 100 12,000। अब ये तीनों में से मैं कौन सा वाला उठाऊं? ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, आप बैंड्रा वाले को ना डीएलओपी बोल दो। काय को? क्योंकि नीचे अगर रेंटल इनकम देखोगे ना तो बैंड्रा की रेंटल इनकम है ना सबसे कम है। देखो वर्ली वाले की ज्यादा है, तो इट मेक सेंस कि वर्ली वाले को एसओपी बोल दो, बैंड्रा वाले को डीएलओपी बोल दो, ज्यादा सेंस बनता है ना उसमें। यस और नो? अगर आप उस हिसाब से विंचेस्टर की भी देखोगे 1000 पर मंथ इंटू 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 1,20,000 हो जाएगा। तो बेटर है कि आप बैंड्रा वाले को डीएलओपी बोल दो। देयरफॉर आपका बैंड्रा वाला भी डीएलओपी हो गया। तो बैंड्रा वाले का आप कितना म्युनिसिपल टैक्स भरते हो? 10,000 भरते हो। देयरफॉर 4 में से 2 प्रॉपर्टी आपकी डीएलओ एक 4 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी आपकी एसओपी होगी। कौन सी वाली? वर्ली वाली एसओपी और ये विंचेस्टर वाली एसओपी। और एक प्रॉपर्टी एलओपी होगी, लंदन वाली एलओपी, और एक प्रॉपर्टी डीएलओपी होगी वो बैंड्रा वाली डीएलओपी। देयरफॉर नीचे देखो बैंड्रा वाले का कितना है? 10,000 है डायरेक्टली रुपीज में। लंदन वाले का 100 इंटू 120 दैट विल कम टू 12,000। देयरफॉर टोटल विल कम टू 22,000। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द रीजनिंग। MCQ number 28.2. What is the income chargeable under the head income from house property of Mr. Billabong for AY 22-23? अब उसकी इनकम पता लगाना। देखो अब 4 में से अपन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है 2 प्रॉपर्टी एसओपी है। अब जो 2 प्रॉपर्टी एलओपी और डीएलओपी उसकी इनकम ढूंढना पड़ेगा। उसमें जो बैंड्रा वाली प्रॉपर्टी है वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो बैंड्रा का रेंट कितना है, सॉरी लंदन वाली प्रॉपर्टी जो है उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लंदन का रेंट कितना है चेक करो। लंदन का रेंट है $2,000 पर मंथ। 2,000 मतलब साल का कितना हो गया? $24,000। उसमें से आपको $100 पर मंथ आपको वो म्युनिसिपल टैक्स देना है। चेक करो, पर मंथ नहीं पर ईयर, सॉरी, लेविड बाय लोकल अथॉरिटी फॉर एवरी ईयर। तो आपका पूरे साल का रेंट कितना हो जाएगा? £24,000। उसमें से £100 निकाल दो। ठीक है, तो 23,900 £24,000 पूरे साल का है, और पूरे साल का म्युनिसिपल टैक्स ₹100 है, $100 है, सॉरी वो डॉलर पाउंड जो भी है, वो कंफ्यूजन हो रहा है। उसको मल्टीप्लाई बाय 120 कर दो। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स निकाल के आ गया, उसमें से 30% निकाल दो तो आपको ये मिल जाएगा लंदन वाली प्रॉपर्टी का वैल्यू। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब जो मुंबई वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जेबी निकालनी पड़ेगी। अब जेबी कैसे निकालने का? जेबी का फॉर्मूला है सेक्शन 23 के अंदर दिया गया है, जो बोलता है पहले मार्केट वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करो, व्हिचएवर इज हायर। मार्केट वैल्यू एंड फेयर रेंट विल बी कंपेयर्ड व्हिचएवर इज हायर, देन कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, और इन दोनों में से जो हायर है वो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर होगा, और दोनों में से जो लोअर है वो बन जाएगा आपका जेबी। देखो मार्केट वैल्यू और इसको कंपेयर करो, व्हिचएवर इज हायर। व्हिचएवर इज हायर क्या है? 70,000। अब जो बड़ा है उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, व्हिचएवर इज लोअर, एंड देयरफॉर द आंसर ओवर हियर विल कम टू 60,000। ठीक है, दिखता है आपको? 60,000 पर मंथ स्टैंडर्ड रेंट है। देयरफॉर इसका कितना आ जाएगा चेक करो, कैलकुलेशन करोगे तो 60,000 इंटू 12 विल कम टू 7,20,000 इसका रेंट आ जाएगा। 10,000 इसका म्युनिसिपल टैक्स है, उसमें से 30% आप निकाल दो तो आपको आंसर आ जाएगा 497। टोटल मारोगे 25,04,600। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चेक इट। ठीक है, अब लंदन वाली प्रॉपर्टी के लिए ऐसा नहीं किया सर आपने, इसके लिए भी ऐसा करने का, लेकिन इसके लिए सब दिया ही नहीं तो करूँ कैसे? लंदन वाली प्रॉपर्टी के लिए ये सब डेटा दिया नहीं, अगर दिया होता तो मैं उसके लिए भी वो सब करता, लेकिन लंदन वाली प्रॉपर्टी के लिए वो सब डेटा दिया नहीं है। दिया नहीं तो मेरे को करने का कोई राइट ही नहीं बनता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू।
MCQ number 28.3. Suppose if the property at Winchester is sold on 1/4/2021, then what would be the income from house property for AY 22-23? देखो बेस्ट हो जाएगा। वो जो विंचेस्टर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, अगर वो बेच देता है ना तो फिर बेस्ट हो जाएगा। फिर तो इंडिया की दोनों प्रॉपर्टी को, फिर आपके पास कितनी प्रॉपर्टी बचेगी? 3 प्रॉपर्टी। एक लंदन वाली जो ऑलरेडी एलओपी है, और ये दोनों को आप एसओपी बोलोगे, तो फिर आपकी इनकम क्या होगी? जो लंदन वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ वही इनकम, क्योंकि 4 में से अगर आप एक प्रॉपर्टी ये वाली सेल कर देते हो तो आपके पास 3 बचती है। लंदन वाली तो इनकम होगी, बाकी जो इंडिया की दोनों प्रॉपर्टी है, बैंड्रा और वर्ली वाली, ये दोनों के दोनों आप क्या कर सकते हो? एसओपी क्लेम करके लंदन वाली इनकम की कितनी प्रॉपर्टी है? 200,760, वो आपकी इनकम बन जाएगी। चेक कर लो यहाँ पर, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। MCQ number 28.4. What is the amount of capital gain chargeable to tax for AY 22-23 in the hands of Billabong's father? अभी Billabong's के फादर ने क्या किया है देखते चलो। Billabong के फादर ने एक प्रॉपर्टी बेचा है 3 करोड़ की, देखो जो 5 साल पुरानी है, मतलब वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है, और वो प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन 2 करोड़ है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ है, एग्जैक्ट 2 करोड़ है। अब Billabong के फादर ने इसको बचाने के लिए क्या किया? अलग अलग चीजों में पैसा डाला, वो अलग अलग चीजों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। NHI में जो पैसा डाला है ना 20 लाख, उसका डिडक्शन मिलेगा, और RECL में जो पैसा डाला है वो 30 लाख, उसका भी डिडक्शन मिलेगा 54 EC में। बाकी वो 15 लाख की GSEC खरीदा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसका डिडक्शन कोई इनकम टैक्स के लॉ में नहीं मिलता है। 1.35 करोड़ का कुछ महिंद्रा का कुछ वो बॉन्ड्स खरीदा है, वो FD खरीदा, उससे उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। हाँ, ये 20 लाख का जो NHI और 30 लाख का जो RECL के बॉन्ड्स खरीदा है, उसका 54 EC में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब Billabong के फादर ने क्या बेचा है? एक प्रॉपर्टी बेची है, फ्लैट बेचा है। फ्लैट मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब अगर आप लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको 54 EC का डिडक्शन तो मिलेगा 50 लाख का, साथ साथ में 54 भी मिल सकता है, जिसमें आप, अब अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 2 फ्लैट भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहां पर Billabong के फादर की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 2 करोड़ है, उसने 2 फ्लैट खरीदा है। एक तो उसने कैसे खरीदा? 2 एडजेसेंट फ्लैट खरीदा है, उसको हम एक सिंगल फ्लैट मानेंगे, क्योंकि उस पर हाईकोर्ट का जजमेंट है कि अगर आप 2 एडजेसेंट फ्लैट खरीदते हो इंटेंडेड टू बी वन हाउस, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन सिंगल हाउस। तो ये 50 लाख के 2 घर जो खरीदा है उसने, 50-50 लाख के, उसको एक घर बनाने के लिए वो एक घर ही माना जाएगा, तो ये 1 करोड़ का डिडक्शन उनको मिल जाएगा। प्लस उन्होंने बांद्रा में एक और घर खरीदा है 40 लाख रुपए का, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा उनको। बहुत ध्यान से सुना, टोटल उन्होंने 3 घर खरीदा है, लेकिन जो एडजेसेंट घर खरीदा है उसको तो एक ही मानती है गवर्नमेंट, वो तो हाईकोर्ट का जजमेंट है। और क्योंकि इनकी कैपिटल गेन्स 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ रुपए एग्जैक्टली, अप टू 2 करोड़ अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा तो 54 सेक्शन में आप 2 घर भी खरीद सकते हो, तो ये 2 घर मिलाकर एक घर हो जाएंगे और ये दूसरा घर एक घर हो जाएगा। देयरफॉर इनको टोटल डिडक्शन, तो डिडक्शन की भरमार हो जाएगी। 54 EC में 50 लाख का उनको डिडक्शन मिल जाएगा, 20 लाख प्लस 30 लाख, और 1 करोड़ रुपया उनको वो 2 घर एडजेसेंट खरीदे उसको एक माना जाएगा, उसका मिल जाएगा, और 40 लाख उनको बड़ौदा वाले घर का मिल जाएगा। ठीक है, और बैंड्रा वाले जो भी जिधर भी घर खरीदा है। ठीक है, तो टोटल उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी 10 लाख रुपीस। चेक कर लो, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर आपने 3 घर क्यों लिया? 3 नहीं लिया, 2 ही लिया है। वो जो एडजेसेंट है उसको एक ही घर मानो, और एक एक्स्ट्रा जो घर ले तो सेक्शन में तो एक ही घर लिखा है। नहीं, अगर कैपिटल गेन्स 2 लाख करोड़ रुपए तक है तो आप 2 घर का भी डिडक्शन ले सकते हो लाइफ में, ओनली वंस। तो अज्यूम करते हो उसने ये एक बार ऑप्शन ले लिया। और MCQ number 28.5. What is the amount of tax which would have been deducted in respect of income received by Billabong's father? देखो Billabong के फादर को क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो Billabong के फादर ने घर बेचा है, तो उसका TDS कटा होगा। 3 करोड़ रुपए में घर बेचा है, 3 करोड़ पे 1% TDS कटा होगा उसका। ठीक है, 194 IA में। ठीक है, ये क्लियर है। 3 करोड़ पे 1% 3 लाख। और क्या है? Billabong के फादर ने और क्या कमाया, चलो देखते हैं। Billabong के फादर ने FD से इंटरेस्ट कमाया 40,000, लेकिन उस पर TDS नहीं आएगा, क्योंकि Billabong के फादर की एज 61 ईयर है, और 61 ईयर अगर आपकी एज है तो आपके लिए TDS का लिमिट 194 IA सेक्शन में 50,000 है, और उसके फादर ने सिर्फ 40,000 इंटरेस्ट कमाया, तो उसका TDS नहीं कटेगा, बच गया वो। ठीक है, कमीशन पे TDS आ जाएगा। ठीक है, कमीशन पे तो 5% TDS आता है, हमेशा आता है। ठीक है, और रेंट कमाया 2 लाख रुपए का, उस पर भी TDS नहीं आएगा, क्योंकि रेंट पे TDS कब कटता है? जब 2,40,000 का लिमिट क्रॉस होता है तब कटता है। तो Billabong की फादर की जो 4 इनकम है उसमें से 2 इनकम पे TDS आएगा, 2 में नहीं आएगा। उसका रीजनिंग मैंने डाल दिया है। इंटरेस्ट पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 50,000 से कम है। रेंट पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2,40,000 से कम है। चेक कर लो। MCQ नंबर 29.1. Would Mr. Bharat be eligible for any deduction under ATE in respect of repayment of interest and repayment of loan taken for higher education of Mr. Ram? Answer is no. क्यों सर? अरे भाई, राम उसका ब्रदर है, ब्रदर के लिए अगर आप लोन लोगे तो ATE में डिडक्शन नहीं मिलता है। डिडक्शन किसके लिए मिलता है? देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ऊपर लिखा हूं, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसके आप गार्डियन हो। ब्रदर इज नॉट कवर्ड, ब्रदर इज नॉट कवर्ड, ये पहली चीज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, आगे बढ़ रहा हूं। ऑल्सो डज एनी लाइबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अराइज ऑन रेमिटेंसेस टू मिस्टर राम अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? क्या यहाँ पर कोई TDS या TCS का कॉन्सेप्ट आएगा? द आंसर इज यस। देखो भरत क्या कर रहा है, भरत 35 लाख का लोन ले रहा है। ठीक है, SBI से, जो एक शेड्यूल्ड बैंक है, नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और वो पैसा वो इंडिया के बाहर भेज रहा है, लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है,
तो अगर आप एजुकेशन लोन लेकर इंडिया के एजुकेशन लोन लेते हो इंडिया के किसी बैंक से और वो पैसा इंडिया के बाहर भेजते हो तो उसमें आपको 7 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाता है और बचे हुए अमाउंट पे आपको 0.5% के हिसाब से टीसीएस भरना पड़ेगा। कौन भरेगा? एसबीआई भरेगा, आप नहीं भरोगे, एसबीआई की जिम्मेदारी है। 0.5% का टीसीएस कितना आ जाएगा? 28 लाख पे 0.5%। नॉर्मली इट इज 5%। नॉर्मली इट इज 5% टीसीएस इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। और ओवरसीज टूर प्रोग्राम में तो 7 लाख का एग्जामेशन भी नहीं मिलता है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम के लिए भेज रहे हो तो 7 लाख का एग्जामेशन भी नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन से भेज रहे हो तो 7 लाख का एग्जामेशन भी मिलेगा, 0.5% का बेनिफिट भी मिलेगा। और नॉर्मली भेज रहे हो तो आपको 7 लाख का एग्जामेशन मिलेगा और 5% का टैक्स टीसीएस लग जाएगा। तो यहां पर एजुकेशन लोन लेकर मैं इंडिया के बाहर भेज रहा हूं तो 0.5% टैक्स लगेगा, साथ साथ में आपको 7 लाख का एग्जामेशन और 28 लाख पे 0.5% का उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। चेक कर लो। एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर डी। चेक कर लो। MCQ number 29.2. Is tax required to be collected at source on payment made by Bharat towards expenditure on foreign tour package? If yes, what would be the rate of TCS and the amount on which tax is required to be collected at source? सुन लो जरा गौर से, यहां पर क्या TCS कलेक्ट होगा? आंसर इज यस। अगर आप फॉरेन टूर कर रहे हो और टूर ऑपरेटर को कुछ पैसा दे रहे हो तो टूर ऑपरेटर को आपसे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 5%। और उस केस में तो आपको ₹1 का एग्जामेशन भी नहीं मिलता है, 7 लाख का एग्जामेशन भी नहीं मिलता है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम में। तो यहां पर कितना पैसा दिया टोटल आपने फॉरेन टूर के लिए? 4.5 लाख रुपए का टिकट दिया है, होटल अकोमोडेशन, साइट सीइंग सब मिलाकर 6,90,000। यहां पर कोई 7 लाख का एग्जामेशन नहीं मिलता है ओटीपीपी में। ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम में नो एग्जामेशन। यहां पर डायरेक्टली 6,90,000 पे आपको 5% का क्या लग जाएगा? टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लो। MCQ number 29.3. What is the amount of tax required to be collected at source on sale of scrap to Gentleman Shooting PLC? देखो, स्क्रैप के ऊपर जनरली 1% टीसीएस कलेक्ट होता है, लेकिन जेंटलमैन, ये जो बायर है, जो भी है जेंटलमैन शूटिंग पीएलसी, ये एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन बायर है, तो इसके केस में आपको 1% प्लस 4% सेस भी लगाना पड़ेगा। तो टीडीएस और टीसीएस दोनों में अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को अगर पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट रिसीव कर रहे हो उनसे, तो आपको सेस इंक्लूड करके टीडीएस या टीसीएस काटना या कलेक्ट करना पड़ता है। देयरफॉर यहां पर 1% टीसीएस प्लस 4% सेस, तो 1.04% आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो कितने का स्क्रैप बेच रहे हो? स्क्रैप 80,000 का, 80,000 पे 1.04% आप मारो तो आपको आ जाएगा 832 रुपीज। एंड दैट इज द रीजन आई हैव गिवन ओवर। मैंने सारा रीजनिंग यहां पर लिख के रखा है, ये शीट मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। MCQ number 29.4. What is the rate at which Mrs. Shakti LLP is required to deduct tax under section 194C and what amount? अभी देखो शक्ति और भरत के बीच में क्या झोल चल रहा है। शक्ति और भरत के बीच में झोल चल रहा है कुछ ये कि ये उसको कपड़ा देगा और वो उसको सर्विस फोर्स, वो इसको कपड़ा देगा और बदले में वो उसको कपड़े को स्टिच करके देगा। ठीक है। और ना इनवॉइस के अंदर ब्रेकअप दिया है कि कपड़े के लिए इतना पैसा है, स्टिचिंग के लिए इतना। तो याद करो, अगर इनवॉइस में अगर ब्रेकअप दिया है तो सिर्फ आप अगर ब्रेकअप दिया है तो सिर्फ आप स्टिचिंग चार्जेस, मुंह से स्लिप हो रहा है, वो वर्ड निकल नहीं रहा है, सिर्फ आप स्टिचिंग चार्जेस के ऊपर टीडीएस काटोगे 194C के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और अगर ब्रेकअप नहीं दिया तो आप पूरे अमाउंट पे टीसीएस काटोगे, याद करो। तो यहां पर आपको ब्रेकअप दिया है, वैल्यू ऑफ मटेरियल 37,80,000, स्टिचिंग चार्जेस 17,20,000, तो इस पर 1% टीसीएस कलेक्ट होगा क्योंकि भरत ट्रेडर जो है वो इंडिविजुअल है, उसका टीसीएस काटते समय आपको टीडीएस काटते समय आपको 1% काटना पड़ेगा क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आप टीडीएस 194C में 1% काटते हो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2% काटना होता है। ठीक है। यहाँ पर शक्ति ट्रेडर जो पेमेंट कर रहा है भरत को, भरत इज एन इंडिविजुअल, तो उसका 1% टीडीएस काटेगा। ठीक है। और कितने पोर्शन पे? सिर्फ सर्विस पोर्शन पे, क्योंकि ब्रेकअप दिया गया। 194C जाके पढ़ लेना। Let us go ahead now, आगे बढ़ते हैं। MCQ number 30.1. Which of the following statement is correct in respect of loan of 10 lakh obtained by Mr. Rajat from XYZ Private Limited? तो चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं XYZ Private Limited ने इसको कितना लोन दिया और रजत का उसमें कितना शेयर होल्डिंग है। यहाँ पर देख सकते हो आप, रजत XYZ प्राइवेट होल्डिंग में 20% शेयर होल्डिंग कर रहा है और प्राइवेट होल्ड कंपनी कैसी है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब अगर कोई भी बंदा, कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी उसको लोन देती है तो वो उस शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाता है। तो उसने, उस कंपनी ने रजत को कितना लोन दिया है? रजत को लोन दिया है 10 लाख का, तो क्या 10 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा रजत के हाथ में? द आंसर इज नो, बिकॉज डीम डिविडेंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व्स ऑफ द कंपनी से ज्यादा डीम डिविडेंड नहीं हो सकता है। देयरफॉर इस केस के अंदर भले रजत को लोन 10 लाख का मिला है लेकिन रिजर्व तो सिर्फ 8 लाख का है ना। देयरफॉर रजत के हाथ में डीम डिविडेंड कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपया हो जाएगा। चेक कर लो। MCQ number 30.2. Would cash withdrawal by Mr. Rajat during the previous year 21-22 attract deduction at tax at source? क्या रजत ने जो पैसा विड्रॉ किया बैंक से, क्या उस पर टीडीएस कटेगा? देखो 194N में बोला है अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो एक्सेस अमाउंट पे 2% टीडीएस लगता है। और अगर आपने पिछले 3 साल का आईटीआर नहीं भरा है तो फिर तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ के ऊपर 5%। अब रजत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है बेचारा, उसने आईटीआर रेगुलरली भरा है, यहाँ पर लिखा है, तो उसका टीडीएस 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉल होगा उस पर कटेगा। 1 करोड़ के ऊपर कितना विड्रॉल होगा?
रजत ने यहां पर देखो टोटल 1.2 करोड़ का विड्रॉल किया है बैंक से, तो उसका 20 लाख रुपीस के ऊपर 2% का टीडीएस कट जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 30.2 के अंदर। ठीक है, MCQ number 30.3 would cash withdrawal by Mr. Rahul during the previous year 21-22 attract tax at source। अब देखते हैं राहुल ने क्या विड्रॉ किया है। राहुल ने विड्रॉ किया है 50 लाख रुपया बैंक से, और राहुल ने पिछले 5 साल का आईटीआर नहीं भरा है। अब अगर उसने राहुल ने अगर 5 साल छोड़ो, अगर पिछले 3 साल का भी अगर आईटीआर नहीं भरा है ना, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड कितनी है मालूम, 20 लाख की है। 20 लाख के ऊपर जो भी विड्रॉ करेगा 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5%। तो इसने 50 लाख विड्रॉ किया है, तो 20 लाख के ऊपर 30 लाख एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, तो 30 लाख पे इसको 2% टीडीएस कटने वाला है। इसका चेक कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो 30 लाख के ऊपर इसका कितना कटेगा टीडीएस, 30 लाख पे 2% टीडीएस कट जाएगा, चेक कर लो। MCQ number 30.4 what is the total income of Mr. Rajat for previous year 21-22 assuming that he has not opted for 115 BSc। देखो उसकी पूरी टोटल इनकम मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख के बता दिया आपको। सबसे पहले उसकी पीजीबीपी इनकम 60 लाख रुपए की है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिखता है। ठीक है, उसके बाद 12 लाख रुपए का उसका डिविडेंड है, 12 लाख रुपए का डिविडेंड कमाया, वो कहां से मिल जाएगा, वो यहां से मिल जाएगा, दिखता है। उसके बाद 8 लाख रुपए का डीम डिविडेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो लोन लिया था उसका 8 लाख रुपए का डीम डिविडेंड वो हो जाएगा, बराबर बराबर। उसके बाद उसको कुछ गिफ्ट विफ्ट मिला है किसी फ्रेंड वेंड से, पता नहीं कितना, कौन फ्रेंड ऐसा गिफ्ट देता है उसको। फिर 5 लाख रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है ज्वेलरी, और ज्वेलरी मिलने पर ज्वेलरी स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आती है। तो ज्वेलरी अगर आपको 50,000 रुपए उससे ज्यादा की 50,000 रुपए से ज्यादा की फेयर मार्केट वाली ज्वेलरी अगर आपको कोई गिफ्ट देता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, आपके हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। अब ये सारी इनकम है उसकी। ठीक है, और उसने हाउस प्रॉपर्टी कुछ लोन लिया है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी का लोन का इंटरेस्ट भी डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, 2,50,000 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट है उसका, लेकिन उसने 1,80,000 ही पे किया है। तो याद रखना यहाँ पर ड्यू बेसिस पर डिडक्शन मिलता है, यहाँ पर पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन नहीं मिलता है। तो 2,50,000 ड्यू है, तो उसको 2,50,000 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 24 में 2 लाख ही अलाउड है एसओपी प्रॉपर्टी के लिए। भले उसने 1,80,000 पे किया है, तो भी उसको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 50,000 उसका डिसलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उसको 2 लाख रुपए का वो डिडक्शन मिल जाएगा, देयरफॉर उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 83 लाख। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 30.5 इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30.4। और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालना है। 115 बीएससी मत फॉलो करो, नॉर्मल फॉलो करो। देखो टैक्स लायबिलिटी 83 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी इंडिविजुअल की, 10 लाख तक का टैक्स कितना आता है, 1,12,500, ये सबको पता होना चाहिए। अब बचे 73 लाख पे उसको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अब जो भी टैक्स आएगा उस पे उसको 10% सरचार्ज भरना पड़ेगा। काय को, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा इनकम है, 1 करोड़ से कम है, 10% सरचार्ज और 4% सेस, देयरफॉर आंसर विल कम टू 26,34,060। इतना बारीकी से आपको एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलने वाला है, बहुत बारीकी से यहाँ पर मैंने एक चीज डाल के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, चेक कर लो। MCQ number 31.1 are the provision of TDS or TCS under the Income Tax Act attracted in respect of purchase or sale transaction between Harshit and Pranav? If so, what is the quantum of tax to be deducted or collected for previous year 21-22? सुनो जरा, हर्षित है ना, हर्षित ना परचेज कर रहा है और प्रणव ना सेल कर रहा है। देखो हर्षित के ऊपर TDS का इंप्लीकेशन नहीं आ सकता है, आ सकता था अगर हर्षित का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता तो। अब हर्षित का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। देखो पिछले साल का टर्नओवर हर्षित का 8 करोड़ है, अगर ये 10 करोड़ से ज्यादा होता ना तो हर्षित 194 क्यू में टीडीएस काटता। लेकिन प्रणव के ऊपर टीडीएस का टीसीएस का इंप्लीकेशन आ सकता है, क्योंकि प्रणव का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, चेक करो। तो 194 क्यू और 206 सी 1H में लड़ाई किसकी होती है, दोनों में से जीतता कौन है, 194 क्यू जीतता है। लेकिन यहां नहीं जीत पाएगा, क्यों नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यहां पर 194 क्यू में पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, देयरफॉर यहां पर 206 सी 1H को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो प्रणव है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, कब कलेक्ट करेगा, जब 50 लाख क्रॉस होगा सेल, उसके एक्सेस अमाउंट पे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो क्या इस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो 20 लाख है। क्या इस पे करेगा, नहीं, इस पे भी नहीं करेगा, ये भी 25 लाख है, अभी टोटल 45 लाख हो चुका है। क्या इस पर कलेक्ट करेगा, हाँ इस पर वो 15 लाख पे कलेक्ट करेगा, क्योंकि 50 लाख के एक्सेस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट होता है 0.1% 206 सी 1H में, और इस पर भी कलेक्ट करेगा 15 लाख पे। ठीक है, तो ये 15 लाख और ये 15 लाख पे 0.1% का टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, तो टोटल 30 लाख पे 0.1% का टीसीएस कलेक्ट होगा, चेक कर लो। एक यहां पर 15 लाख पे और एक यहां पर 15 लाख पे, दो अलग टाइमिंग पे। MCQ नंबर 31.2 सॉरी 37 नहीं। इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन, अगर सामने वाले पैन या आधार नहीं दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर पैन और आधार नहीं देगा तो 1% टीसीएस कंपेयर विद ट्वाइस द रेट विच एवर इज हायर। तो 1% कंपेयर विद ट्वाइस द रेट, अब रेट कितना है 0.1% है, ट्वाइस द रेट कितना हो जाएगा 0.2%, तो दोनों में से हायर क्या होगा, ऑब्वियसली 1% ही होगा, तो उस केस में 1% के हिसाब से आपका टीसीएस कलेक्ट होगा, चेक कर लो। MCQ number 31.3 is Thomas Cook required to collect tax at source on receipt of 5 lakh from Mr. Pranav for holiday package to Singapore? अब देखो जरा, अगर सिंगापुर जा रहे हो, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, तो उस पे टीसीएस कलेक्ट होता है कितना, 5%। कितने पे, क्या बेसिक एग्जाम्शन मिलेगा, मैंने पिछले एमसीक्यूज में भी बोला आपको, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम में आपको बेसिक एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है, तो यहां पर डायरेक्टली आपका 5% 5 लाख रुपीस पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखो आपको ना एमसीक्यूज है ना, सिर्फ एमसीक्यूज एग्जाम पर्सपेक्टिव से वैसे मत सोचो कि इसमें से कुछ आ जाएगा। हाँ, इसमें से शायद आ सकता है, कुछ कुछ चीजें नहीं भी आए शायद, लेकिन ये एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको सही रीजनिंग के साथ पढ़ोगे ना, और अगर मेरे लेक्चर सारे एक बार देखोगे ना, अगर आप सारे लेक्चर्स एक बार पूरे एमसीक्यूज के देख भी लोगे ना, तो भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप हो जाएगा। और हो सकता है आपके एग्जाम में बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको काम आएगी। तो ये एमसीक्यू सिर्फ ऐसे मत सोचो कि ये इसमें से कुछ रिपीट हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिपीट तो नहीं होता है मोस्टली, और थोड़ा बहुत चेंज करेगा इंस्टीट्यूट, डायरेक्टली तो रिपीट नहीं कर देगा। लेकिन ये जो रीजनिंग में दे रहा हूं ना बेटा आपको, इसका पूरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही ये है, ये आपको एक नजरिया बताएगा, एक इंटेंशन बताएगा इंस्टीट्यूट का, कि इंस्टीट्यूट का क्या इंटेंशन है किस तरीके के क्वेश्चन पूछने का, और उसका रीजनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, और वो रीजनिंग समझकर आपको क्या हो जाएगा, आपको वो रीजनिंग से क्या हो जाएगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप कितना भी रिवीजन वीडियो सुन लो, आप कितना भी खुद से पढ़ लो, लेकिन जितना सम्स करके और जितना एमसीक्यूज करके दिमाग लगाते हो ना आप, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है ना, उतना कभी जिंदगी में आपका सिर्फ रिवीजन वीडियोस या सिर्फ आपके खुद सेल्फ स्टडी करने से कभी नहीं बढ़ सकती है। देयरफॉर थियरी पढ़ना एक अलग चीज होती है, एप्लीकेशन एक अलग चीज है। ये एमसीक्यूज का सेशन आपको एप्लीकेशन सिखाता है कि हर एक प्रोविजन का क्या एप्लीकेशन है, क्या इंप्लीकेशन है, हर एक लाइन का क्या मतलब है। वो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में जल्द से जल्द आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको 7 लाख रुपीस का एग्जामेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली 5 लाख रुपीस के ऊपर आपको 5% का टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब सामने वाला थॉमस कुक आपसे कलेक्ट करेगा। MCQ number 31.4. What is the amount of tax to be collected from Mr. Pranav in respect of remittance of amounts overseas for his son and daughter's education? अब देखो उसने वो बाहर कितना पैसा भेजा है, चलो देखते हैं। ठीक है, उसने बाहर पहले 15 लाख रुपया भेजा है फ्रॉम बाय टेकिंग अ लोन, लोन लेकर 15 लाख भेजा है। तो अगर लोन लेके ओवरसीज एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपया भेज रहे हो, तो उसमें आपको पहले 7 लाख का एक सेपरेट एग्जामेशन मिलता है, प्लस उसमें टीसीएस का रेट 0.5% है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोला है। ठीक है, अब उसने पर्सनल सेविंग से भी 12 लाख रुपया भेजा है। पर्सनल सेविंग से जो 12 लाख रुपया भेजा है, उसमें उसको 7 लाख रुपए का एग्जामेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें उसको 0.5% का बेनिफिट नहीं, उसमें उसको 5% का टैक्स लगने वाला है। ठीक है, अगर लोन लेके पैसा बाहर बेचते हो तो ही 0.5% का बेनिफिट है और 7 लाख का एग्जामेशन है। खुद का पैसा बाहर बेचोगे तो 7 लाख का एग्जामेशन एक बार मिल जाएगा साल में, उसके बाद 0.5% का बेनिफिट नहीं मिलना है ना, उसमें नॉर्मल 5% का टैक्स लगने वाला है। इसके लिए यहां पर देखो जरा, जो बेटे के लिए भेज रहा है 0.5%, 15 लाख में से 7 लाख क्योंकि ये लोन लेके भेज रहा है। जो बेटी के लिए भेज रहा है उसमें 5% क्योंकि ये खुद का पर्सनल सेविंग का पैसा भेज रहा है, उसमें से 7 लाख निकालो, बैलेंस अमाउंट के ऊपर इसको 0.5% के हिसाब से टीसीएस भरना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार, बहुत सिंपल है। MCQ number 31.5. Are TCS provisions attracted in respect of remittances of gift to sister? If so, what is the amount of tax to be collected from Pranav? अभी प्रणव देखो अपनी बहन को बाहर ना कुछ 6 लाख रुपया भेजा है, इंडिया के बाहर 6 लाख रुपया भेजा है। देखो अब वो सेम बैंक के थ्रू भेजा है जिसके थ्रू वो अपने बेटे के या बेटी के लिए 12 लाख रुपया भेजा था। अब उसको एक बार एग्जामेशन मिल गया ना 7 लाख का, वापस से नहीं मिलेगा। तो अब इस बार उसको डायरेक्टली 6 लाख रुपए के ऊपर 5% का टैक्स टीसीएस कलेक्ट होगा। चेक करो, 6 लाख रुपए के 5%, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी क्रॉस द लिमिट ऑफ 7 लाख इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो ऑलरेडी एक बार उसने भेज दिया ना, सौ कितना 12 लाख रुपए, तभी 7 लाख का। हर एक ट्रांजेक्शन पे 7 लाख नहीं मिलता है, पूरे साल में 7 लाख का एग्जामेशन। ठीक है, और 7 लाख का एग्जामेशन एजुकेशन लोन के लिए सेपरेट होता है और नॉर्मल 5% वाले टैक्स रेट के लिए सेपरेट होता है, ये भी याद रखना। एजुकेशन लोन वाले के लिए 7 लाख सेपरेट एग्जामेशन है और नॉर्मल 5% वाले के लिए 7 लाख सेपरेट एग्जामेशन है, और ओटीपीपी वाले के लिए तो एग्जामेशन है ही नहीं। ठीक है, MCQ number 32.1. What is the amount of dividend income includable in the gross total income of A Limited for AY 22-23 under the provisions of the Income Tax Act 1961? चलो देखते हैं। तो ये अपन A लिमिटेड है और अपने को ये सब डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपने को B लिमिटेड एक इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, तो इसमें आपको 2 लाख का डिविडेंड मिला और आपने 45,000 का इंटरेस्ट का खर्चा किया, तो आपको 20% तक का डिडक्शन मिलेगा। 20% विल कम टू 40,000, तो 40,000 अलाउड। उसके बाद एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी से आपको 4 लाख का डिविडेंड मिला, उसमें भी आपको 20% का डिडक्शन मिलेगा, तो 20% कम्स टू 80,000। ठीक है, 90,000 नहीं मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है, एक्चुअल इंटरेस्ट कम होता तो कम मिलता। ठीक है, अब यहां पर एक फॉरेन कंपनी है जिसमें 30% होल्ड है, तो यहां पर 115 बीबीडी एप्लीकेबल होगा, यहां 15% टैक्स रेट लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगेगा, और यहां पर आपको डायरेक्टली 6 लाख पे टैक्स लगेगा, यहां पर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नहीं मिलेगा, 115 बीबीडी में डिडक्शन नहीं मिलता है। अब चौथी और एक इंडियन कंपनी है जिसमें आपका 3,20,000 रुपीज का डिविडेंड है, उसका 20% कम टू 64,000, वो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में 2 लाख माइनस 40,000, दूसरे वाले केस में 4 लाख माइनस 80,000, तीसरे वाले केस में 6 लाख, चौथे वाले केस में 3,20,000 माइनस 64,000। देयरफॉर इसका आंसर विल कम टू 13,36,000। मैंने पूरी वर्किंग यहां पर बोर्ड पे आपको करके दिखा दी है, चेक कर लो। तीसरे वाले में आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो 115 बीबीडी में कवर्ड है, उस पर 15% का टैक्स लगेगा डायरेक्टली। MCQ नंबर 32.2.
व्हाट इज द डिडक्शन अलाउेबल अंडर एटीएम टू ए लिमिटेड? एटीएम क्या होता है? एटीएम है, बहुत बार भी रिपीट हो चुका है एमसीक्यूज में यार। आपको पूरे साल में जो डिविडेंड मिला, कंपेयर करो आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के एक महीने पहले तक कितना डिविडेंड दिया, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। You may assume that the dividend received by A Limited in financial year 2021 is same as financial year 21-22। अब देखो जरा, इसने अपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कितना डिविडेंड दिया। अब इसको जो डिविडेंड मिला वो तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 13,36,000 का डिविडेंड है, ठीक है। अब इसने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले कितना डिविडेंड दिया? इसने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले यहां पर देखो 7 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है इन जुलाई 2022। तो ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर जो है उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के एक महीने पहले के अंदर आता है, ठीक है। तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होगा? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से एक महीने पहले मतलब 30 सितंबर 2022 तक जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया वो डिडक्शन ले सकते हो। तो यहां पर कितने का डिडक्शन ये ले सकता है? चेक कर लो, 7 लाख रुपीस का डिडक्शन ये ले सकता है, चेक कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन। MCQ number 32.3 what is the tax liability rounded off of Mr. Akash for AY 22-23 under the provisions of Income Tax Act 1961? बराबर से ध्यान से सुना। If he wishes to make maximum tax saving, ignore TDS, maximum tax saving अगर वो करना चाहता है तो फिर आपको उसका क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा पता है मिस्टर आकाश का? नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी करना पड़ेगा, 115 BAC के हिसाब से भी करना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम सेविंग कहां हो सकती है, ठीक है। अब सुनो जरा, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर आप देखो तो मिस्टर आकाश को सबसे पहले तो उसकी सैलरी इनकम मिल रही है, 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी कमा रहा है वो, और साथ साथ में उसको 60,000 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। सर ये 60,000 लेने का, यस, ये 70,000 नहीं लेने का, क्योंकि ये 22-23 की इनकम होगी, ये 21-22 की इनकम नहीं है 70,000। ये 60,000 आप कंसिडर करोगे, उसमें से आपको 20% डिडक्शन मिलेगा, 15,000 और 20% विच एवर इज लोअर, तो यहां पर 20% विल कम टू 12,000 रुपीज का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। देयरफॉर उसका यहां पर नेट डिविडेंड कितना हो जाएगा? नेट डिविडेंड उसका हो जाएगा 48,000 रुपीज का, दिखता है आपको? तो 48,000 रुपीज का उसका डिविडेंड इनकम है और नेट डिविडेंड आफ्टर डिडक्शन, और 12 लाख रुपए की उसकी सैलरी है। अब उसकी इनकम देखो निकालते हैं हम लोग, 12 लाख रुपए की सैलरी है, उसमें से उसको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो 11,50,000 रुपीज की उसकी सैलरी हो गई, और 48,000 रुपीज का उसका क्या हो गया? 48,000 रुपीज का उसका हो गया अपना ये डिविडेंड हो गया, 60,000 में से 20% लेस करके, तो 11,98,000 उसकी टोटल इनकम। अब उसका अपने को टैक्स निकालने का, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर मैं टैक्स निकालूं तो उसका टैक्स आता है 1,78,776, और अगर 115 BAC के हिसाब से निकालू तो 115 BAC में उसको ये 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 50,000 से बढ़ जाएगी, तो उसकी इनकम 1198 से 1248 हो जाएगी, बराबर। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 178,776 टैक्स आता है, मतलब 178,780 बोलो आप, ठीक है, राउंड ऑफ करोगे। BAC के हिसाब से उसका टैक्स कितना आता है? पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 12,500, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 25,000, 7,50,000 से 10 लाख तक 15%, 37,500, और फिर बचे हुए 2,48,000 पे उसको 20%, 49,600, 124,600 उसका टैक्स आएगा, 4% सेस आएगा, देयरफॉर आंसर विल कम टू 129,580। तो 115 BAC इज बेटर एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोविजन। वो ऑब्वियस बात है ना, वो मतलब वो देख के ही पता चलता है। देखो नॉर्मल प्रोविजन कब बेटर हो सकता है पता है? जब आपके बहुत सारे ना चैप्टर 6 से एक्सेट्रा में डिडक्शंस है जो आपको नहीं मिल रहे 115 BAC में आके। यहां पर तो आपका एक 50,000 रुपए का डिडक्शन जा रहा है मुश्किल से, उसके अलावा बाकी तो कुछ खास ऐसे डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर रहे हो, तो 50,000 रुपए का डिडक्शन की बलि देना कोई सेंस नहीं बनता है। बलि दे देना सेंस बनता है, क्योंकि वो बलि देने पर आपको मेजर बेनिफिट मिलेगा ऑन द टैक्स रेट्स पे। हाँ, अगर 3-4 लाख का टैक्स बेनिफिट है आपका, चैप्टर 6 में एसओपी का इंटरेस्ट है, ये सब जा रहा है, और उसके बदले में आपको टैक्स रेट में बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर वो सेंस नहीं बनता है, फिर नॉर्मल प्रोविजन ही ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32.4, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, देखना। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आरव? इसमें बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे एंगल से। सबसे पहला, मिस्टर आरव कहां का सिटीजन है? मिस्टर आरव इज अ सिटीजन ऑफ आउटसाइड कंट्री, कंट्री वाई का सिटीजन है, यहां पर क्लियरली लिखा है। वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो कंट्री वाई का सिटीजन है मिस्टर आरव, बहुत साफ साफ लिखा है। क्या मिस्टर आरव पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जा सकता है? यस, ही कैन बी कंसिडर एज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप भी इंडिया में पैदा हुए हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडिया में पैदा हुए, उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप मान सकते हो, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ उसके लिए फिर कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। इज ही फुलफिलिंग 182 डेज वाला कंडीशन? उसके लिए 60 + 365 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी फुलफिलिंग 182 डेज वाला कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, क्योंकि वो इंडिया में सिर्फ 4 महीने के लिए आता है। चेक करो, 4 कंटिन्यूस महीने में। थोड़ा आईसीआई को क्लैरिटी देना चाहिए था, वो 4 कंटिन्यूस महीने कौन से हैं, ताकि हमको एक्जैक्टली पता चले कितना नंबर ऑफ डेज है, बट आईसीआई ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट चलेगा, उसके बगैर भी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। 4 कंटिन्यूस महीने में मैक्सिमम कितने होंगे? 120 दिन के आसपास वो इंडिया में रहता होगा। 120 दिन इंडिया में रहने से वो रेसिडेंट नहीं बनने वाला, ठीक है।
तो वो 60 प्लस 365, सुन लो गौर से, बहुत ही अतरंगी क्वेश्चन है। 60 प्लस 365 वाला क्राइटेरिया इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो 60 प्लस 365 डेज उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है, 182 डेज वो इंडिया में रहता नहीं है। अब क्या उसके लिए वो दूसरा वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है, जहां पर एक बंदा 120 से लेकर 181 डेज तक रहता है, और इंडिया में अगर वो आता है विजिट के लिए, और अगर उसके बाद उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो भी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम सिर्फ 14 लाख रुपए, चेक करो, 14 लाख रुपए इंडियन सोर्सेज से इनकम है, और उसका डिविडेंड विविडेंड सब मिलाकर 15 लाख के अंदर है। अगर वो 15 लाख के ऊपर जाता था तो वो उस सेक्शन में भी फंसने की कोशिश कर सकते थे हम उसको वहां पर, लेकिन वहां भी नहीं फंस पाएगा वो, देयरफॉर वो वहां भी नहीं फंस पाएगा, तो वहां भी रेसिडेंट। क्या वो डीम्ड रेसिडेंट बन सकता है? डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन सकता है, क्योंकि डीम्ड रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना 61A के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है। देयरफॉर ये 182 डेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, 60 प्लस 365 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 120 डेज का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर देता है, लेकिन वो 15 लाख की इनकम क्रॉस नहीं होती है, और डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां पर भी 15 लाख का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ये सारी चीजों को दिमाग में रखकर पता चलता है कि ये बंदा है नॉन रेसिडेंट। कितनी अतरंगी प्रोविजन है। अब अगर नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? वही इनकम जो इंडिया में अक्रू हो रही है या इंडिया में रिसीव हो रही है, बस। दूसरी कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो उसकी दो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, वो है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32.5, what is the tax liability rounded off of Mr. Rao under the provisions of Income Tax Act for AY 22-23 if he wishes to make maximum tax saving? तो यहां पर भी आपको नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएससी दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा। देयरफॉर उसकी कौन कौन सी इनकम है? 14 लाख रुपए का एफडी कमा रहा है वो, बराबर, एफडी से इंटरेस्ट ये कमा रहा है 14 लाख रुपए का, ठीक है। और ये उसको इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है उसको 90,000 का, उसमें से उसको 20% डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 18,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। 20,000 18,000 ही होता है ना, तो 72,000, 14,72,000 का आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। अब यहां पर आप 115 बीएससी ही बेटर होगा ना, क्योंकि यहां पर कोई डिडक्शन मिल ही नहीं रहा है, तो 115 बीएससी एनी डे बेटर होगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। तो नॉर्मल प्रोविजन में कंप्यूट भी नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली 115 बीएससी में कंप्यूटेशन कर रहा हूं, तो 1,87,720 का टैक्स आता है। ये कैसे आया आपको स्लैब रेट पता होना चाहिए, पहले 2.5 लाख तक, फिर 5 लाख, फिर 7.5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 12.5 लाख, फिर 15 लाख, और 15 लाख के ऊपर आपका बन जाता है कितना? आपका 30% का टैक्स रेट। तो चेक कर लो, यहां पर नॉर्मल क्यों नहीं कंप्यूट कर रहे हो सर? बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल में भी उसका टैक्स टोटल इनकम सेम ही होने वाला है, क्योंकि यहां पर उसको कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। अगर टोटल इनकम सेम ही है तो लोअर टैक्स रेट का ही टैक्स कम आएगा ना, हायर टैक्स रेट का टैक्स हमेशा ज्यादा आएगा, तो फिर कैलकुलेट करके क्या मतलब बनता है, ठीक है, चेक कर लो। MCQ number 33.1, which of the following individuals are eligible to declare income on presumptive basis under the provisions of Income Tax Act? चलो देखते हैं। क्या अरविंद एलिजिबल है? अरविंद एलिजिबल है, क्योंकि अरविंद का बिजनेस है और उसका 95 लाख का टर्नओवर है, 2 लाख 2 करोड़ से कम है, तो 44 एडी में आ सकता है। क्या अर्जुन एलिजिबल है? अर्जुन भी एलिजिबल है, क्योंकि 2 करोड़ से कम है, बिजनेस करता है, और 44 एडी रिटेल ट्रेड बिजनेस है दोनों का, तो 1.8 करोड़ का उसका वो टर्नओवर है, तो वो भी क्लेम कर सकता है। 44 एडी क्या आनंद क्लेम कर सकता है? आनंद 44 एडी एडीए कुछ नहीं क्लेम कर सकता है, ठीक है। और नीचे आकाश है, क्या आकाश क्लेम कर सकता है? यस, आकाश इंटीरियर डेकोरेटर है, तो आकाश का टर्नओवर 48 लाख से 50 लाख से कम है, तो वो भी 44 एडीए क्लेम कर सकता है। तो आनंद को छोड़कर बाकी तीनों क्लेम कर सकते हैं। देयरफॉर अरविंद क्लेम कर सकता है, अर्जुन क्लेम कर सकता है, आकाश क्लेम कर सकता है, आनंद क्लेम नहीं कर सकता है। Which of the following, MCQ number 33.2, which of the following individuals have to mandatorily get their books of accounts audited under section 44AB for AY 22-23? किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना जरूरी है? देखो किसको भी जरूरी नहीं है, मैं बताता हूं काय को। देखो अरविंद को जरूरी नहीं है, अर्जुन को जरूरी नहीं है, वो तो बराबर बात है, क्योंकि वो लोग तो 44 एडी में चले जाएंगे, ठीक है, 44 एडी में चले जाएंगे। और आकाश को भी जरूरी नहीं है, वो भी 44 एडीए में चला जाएगा। अब बच गया कौन? आनंद। आनंद को भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो टैक्स ऑडिट का लिमिट है ना वो 10 करोड़ है। काय को? क्योंकि उसका कैश रिसीट अपॉन टोटल रिसीट और कैश पेमेंट अपॉन टोटल पेमेंट इज लेस देन 5%। चेक कर लो, उसका कैश रिसीट कितना है? 27 लाख है, और टोटल रिसीट 550 लाख है, तो वो 4.9% है। कैश पेमेंट उसका 22 लाख है, यहां पर देख सकते हो, और उसमें से उसका कैश टोटल पेमेंट कितना है? 450 लाख से, तो वो भी आ जाता है 4.88 लाख। देयरफॉर उसका कैश रिसीट और कैश पेमेंट है ना 95% से ज्यादा उसका ऑनलाइन में ही जाता है, तो उसके लिए भी टैक्स ऑडिट का लिमिट 10 करोड़ का है, और उसका एक्चुअल लिमिट कितना है? टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ है। देयरफॉर उसको भी क्या है? ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो चारों में से किसको भी ऑडिट करवाने की जरूरत यहां पर नहीं है, चेक कर लो। MCQ number 33.3, what is the amount of profits and gains of business chargeable to tax in the hands of Mr. Arvind, Mr. Arjun and Mr. Anand, assuming that they wish to make maximum tax savings without getting their books of accounts audited? तो अरविंद, अर्जुन और आनंद तीनों को अपना प्रॉफिट पता लगाना है, ठीक है, मैक्सिमम सेविंग कराना है, ऑडिट वॉडिट की मगजमारी में पड़ना नहीं। तो सबसे पहले अरविंद के पास जाते हैं, ठीक है। अरविंद को बोलेगा 44 एडी फॉलो कर, ऑडिट नहीं करवाना है, तो 44 एडी फॉलो कर ले, मगजमारी नहीं है, ठीक है। 44 एडी फॉलो करेगा तो क्या होगा? उसका टोटल 95 लाख का टर्नओवर है, उसमें से 85 लाख रुपीस जो है ना उसका एनईएफटी और आरटीजीएस से आया, चेक करो।
तो उस पर उसको 6% का वो डीम्ड इनकम लग जाएगा, ठीक है। और बचे हुए इनकम पे उसको 8% का डीम्ड इनकम, तो उसका आ जाएगा 5.9 लाख, ठीक है। अर्जुन का केस में देखते हैं, अर्जुन के केस में क्या होगा। अर्जुन का टोटल 1.65 करोड़ आउट ऑफ 1.8 करोड़ एनईएफटी आरटीजीएस से आया। तो अर्जुन का 1.65 करोड़ मतलब 165 लाख का 6% विल कम टू एज पर 6% एंड बैलेंस 15 लाख विल कम एज पर 8%, सो दैट विल कम टू 1.2, इसका 11.9। और आनंद का कोई टेंशन नहीं है, आनंद के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आनंद को तो एक्चुअल प्रॉफिट ही डिक्लेयर करना है। तो आनंद का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, आनंद का एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर डायरेक्टली जो दिया है वही उसको दिखाना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आनंद का एक्चुअल प्रॉफिट उसका 30 लाख है, तो उसको तो वैसे भी 30 लाख दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। MCQ number 33.4. Would your answer to MCQ number 33.3, that is the profits and gains of business chargeable to tax in the hands of Mr. Arvind, Mr. Arjun and Mr. Anand, undergo a change? क्या उसमें कोई चेंज आएगा? If they decide to get their books of account audited. देखो चेंज कब आएगा पता है, जब उनका डीम्ड इनकम ज्यादा है, एक्चुअल इनकम कम है। तो एक्चुअल इनकम कम है तो ऑडिट करवा के उसको फॉलो करेंगे। तो जिसका भी एक्चुअल इनकम डीम्ड इनकम से कम है उसका चेंज होगा, और जिसका एक्चुअल इनकम डीम्ड इनकम से कम नहीं है, ज्यादा है, तो वो काय को ऑडिट करवाएगा, पागल है। देयरफॉर यहां पर देखो अर्जुन की एक्चुअल इनकम उसकी डीम्ड इनकम से कम है। कैसे? देखो अर्जुन की डीम्ड इनकम कितनी है, 11.1 लाख से, लेकिन अर्जुन की एक्चुअल इनकम देखोगे ना, अर्जुन ये बीच में जो बैठा है उसकी एक्चुअल इनकम 10.5 लाख है। तो वो ऑडिट करवाएगा तो उसको फायदा होगा, तो फायदा होगा तो वो करवाएगा ना ऑडिट, हिज इनकम विल अंडरगो चेंज। लेकिन अरविंद की एक्चुअल इनकम इज मोर देन डीम्ड इनकम। ये अरविंद की एक्चुअल इनकम है, ये अरविंद की डीम्ड इनकम है। कितनी है? दोनों सेम ही है इनफैक्ट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता वो करवाया ऑडिट नहीं करवाया। तो अरविंद की एक्चुअल इनकम और डीम्ड इनकम दोनों सेम है, तो अरविंद का वैसे भी चेंज नहीं होने वाला। क्या अर्जुन की इनकम चेंज होगी? चेंज होगी, क्योंकि अर्जुन अगर ऑडिट करवाएगा तो वो अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा 10.5 लाख एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू 11.1 लाख। और आनंद को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, आनंद तो वैसे भी वो ऑडिट करवाए या ना करवाए उसको 30 लाख से दिखाना है। देयरफॉर अरविंद और आनंद की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्जुन की इनकम चेंज हो जाएगी। चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 34.4, अर्जुन इनकम वुड अंडरगो चेंज बट आनंद और इसकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लो। MCQ number 33.5. What is the due date of filing of return of Mr. Arvind, Mr. Arjun, Mr. Anand and Mr. Akash for AY 20-23 if they wish to make maximum tax saving? देखो मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना है ना, तो अर्जुन को बोलने का कि जा तू टैक्स ऑडिट करवा जा। तो अर्जुन अगर टैक्स, बाकी सबको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी वैसे भी इनकम कम ही है ना, ऑडिट करवाएंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, तो बेटर है कि मत करवाओ। तो बाकी तीनों के लिए और ड्यू डेट क्या होगी 31 जुलाई। लेकिन अर्जुन बोलता है नहीं, मेरे को तो अपनी इनकम वो 10.5 लाख पे लाना है, 11.1 लाख नहीं चाहिए मुझे, 10.5 लाख चाहिए, 10.5 लाख। तो बोलने का ऑडिट करवा, ऑडिट करवाएगा तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी। तो अर्जुन के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर, बाकी अरविंद, आकाश और आनंद के लिए ड्यू डेट विल बी 31 जुलाई। चेक कर लो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। MCQ नंबर 34.1, बहुत ही अतरंगी क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा इसमें बहुत दिक्कत आई होगी आपको, बट डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। पहला क्वेश्चन 34.1, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस सौम्या फॉर AY 22-23? देखो सौम्या जो है ना वो इंडिया की सिटीजन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल बेनिफिट उसके लिए अवेलेबल नहीं है कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में भी क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। इंडिया की सिटीजन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया नहीं है। कि नॉर्मल एसएससी की तरह उसको ट्रीट करो, नॉर्मल एसएससी की तरह ट्रीट करोगे तो क्या कंडीशन है रेसिडेंशियल स्टेटस का, 182 डेज इन द करंट ईयर और 60 + 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर। देखो अब करंट ईयर में वो इंडिया में कभी आई, प्रीवियस है 21-22 में वो इंडिया में आई है 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर से लेकर 31 जैन तक वो इंडिया में थी, चेक करना करंट ईयर में। तो वो 3 अक्टूबर से 31 जैन तक 121 डेज हो जाते, ठीक है। प्लस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि वो हर साल 3 महीने इंडिया में आती थी। कौन कौन से 3 महीने में? वो ये 2 मंथ में, कौन से 2 मंथ में? देखो यहां पर लिखा है दिसंबर और जैन हर साल आती थी, ठीक है। एवरी ईयर शी इज इन चेन्नई ड्यूरिंग दीस 2 मंथ्स, दिसंबर और जैन। एंड ऑल्सो शी इज इन मई में भी वो देखो पूरा टाइम इंडिया में रहती है, देखो हर साल, ठीक है। तो अब इस ये सफिशिएंट डेटा अपने को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो करंट ईयर में वो कभी आई इंडिया में? 3 अक्टूबर से लेकर 31 जैन तक इंडिया में आई, प्लस वो मई में भी आई होगी डेफिनेटली। 121 डेज वो हो गया, ठीक है, छोड़ दो। फिर एवरी ईयर वो विजिट करती है इंडिया में मई में, दिसंबर जैन, मई दिसंबर जैन तीनों 31 डेज के दिन है, तो 31 हो गया 93 इंटू 4 हो जाएगा 372। देयरफॉर वो 182 डेज वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रही है, लेकिन 60 + 365 इन द लास्ट 4 इयर्स वो फुलफिल कर ले रही है, ठीक है। देयरफॉर सौम्या रेसिडेंट तो बन गई। अब सौम्या को बनाना है नॉन रेसिडेंट, सॉरी सौम्या को बनाना है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी बनाने के लिए पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में आपको रेसिडेंट होना जरूरी है, प्लस लास्ट 7 इयर्स में आपका इंडिया में कितना स्टे होना चाहिए, 730 डेज या उससे ज्यादा। अब देखो लास्ट 7 साल में उसका 730 डेज स्टे नहीं होता है, क्योंकि हर साल 93 डे का स्टे है, 7 साल के हिसाब से 651 डेज का होता है। देयरफॉर ये गई भैंस पानी में। यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगी, रेसिडेंट बनेगी, बट शी कैन नॉट बी कॉल्ड हरसेल्फ एज व्हाट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का 730 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
34.2 ये सबसे अतरंगी एमसीक्यू है यहाँ पर। दिनेश और कार्तिक, ये जो दो ट्विन ब्रदर है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है। आंसर तो मैं बता देता हूं, तो आपको पता ही होगा देखकर। दिनेश है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और कार्तिक है नॉट रेसिडेंट। अब ऐसा काय को, ठीक है, मैं उसका रीजनिंग पूरा बोर्ड पे लिख के रखा हूं। दिनेश देखो करंट ईयर में कब तक कब आ रहा है, अप्रैल 1 से लेकर 28 सितंबर तक इंडिया में है, उसमें से एक महीना वो कंट्री एक्स में कहीं बाहर जा रहा है घूमने के लिए, चेक कर लो, ठीक है। तो एक महीना वो इंडिया में नहीं आता है, ठीक है, तो छोड़ दो, वो एक महीना छोड़ दो। तो ये अप्रैल में आ रहा है, मई में आ रहा है, जून में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है, और सितंबर में आ रहा है, ठीक है। उसमें से एक महीना लेस कर दो, एक महीना लेस कर दो, क्योंकि एक महीना वो कंट्री एक्स में जाता है। तो करंट ईयर में उसका 151 डेज का स्टे हो गया, ठीक है। करंट ईयर का स्टे तो पता चल गया। नाउ अब 2016 से हर साल वो इंडिया में 11 महीने इंडिया में रहता है। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है ऊपर, क्वेश्चन में ऊपर लिखा है 2016 से वो हर साल 11 महीने इंडिया में रहता है, एक महीने बाहर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, तो यहां लिखा है, देखो, दिनेश विजिट पेरेंट्स इन कंट्री एक्स फॉर 1 मंथ एवरी ईयर, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर इज इन इंडिया सिंस 2016, क्योंकि 2016 से उसको इंडिया में जॉब मिल गया, ठीक है। तो 2016 मतलब पिछले 6 साल से, मतलब करंट ईयर मिला के 6 साल, करंट ईयर को छोड़कर पिछले 5 साल। तो पिछले 5 साल से वो इंडिया में कितना तो पिछले 4 साल में भी वो ऑब्वियसली इंडिया में 365 डेज माइनस 30 डेज रहता रहेगा। तो पिछले 4 साल में वो इंडिया में कितने दिन रहा है, 365 डेज माइनस एक महीना वो बाहर जाता है अपने माँ बाप से मिलने, मल्टीप्लाई बाय 4, 1340, देयरफॉर वो रेजिडेंट तो बन गया, रेजिडेंट तो बन गया। अब अगर पिछले 5 साल में वो इंडिया में 11 महीने रहता है, तो वो पिछले 5 साल में से कोई पांचों के पांचों साल में रेजिडेंट भी होगा, बराबर। अब एक बार रेजिडेंट बन गया तो उसको ऑर्डिनरी भी तो बनाना है। तो रेजिडेंट कैसे बनाओ, करंट ईयर में उसका 151 डेज का स्टे है, और पिछले 4 साल में 1340 डेज का स्टे है, ठीक है। करंट ईयर में 151, पिछले 4 साल में 134 डेज का स्टे हो गया, तो वो रेजिडेंट बन गया, ठीक है। अब उसको ऑर्डिनरी बनाना है। ऑर्डिनरी बनाने के लिए पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में उसको रेजिडेंट बनना चाहिए। अब पता चल रहा है पिछले 5 साल में 2016 से लेकर 2020-21 तक वो पूरा टाइम ऑलमोस्ट 11 महीने इंडिया में रहता है, तो वो 5 के 5 साल में वो रेजिडेंट है, तो 2 साल रेजिडेंट बनने का कंडीशन भी फुलफिल हो गया। अब अगर वो पिछले 5 साल में इंडिया में ऑलमोस्ट 11 महीने रह रहा है, तो उसका 5 साल में इंडिया में स्टे भी 730 डेज से ज्यादा हो गया। देयरफॉर ये क्या बन गया है, ये बन चुका है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो देखो बेटा बहुत अतरंगी क्वेश्चन है। दिनेश करंट ईयर में कितना रह रहा है, 151 डेज। उसके बाद में दिनेश पिछले 4 साल में कितना रह रहा है, पिछले 4 साल में वो 365 माइनस 30 डेज हर साल रहता है, मल्टीप्लाई बाय 4। दिनेश पिछले 5 साल से इंडिया में 11 महीने रह रहा है, मतलब 5 साल, पांचों साल वो इंडिया का रेजिडेंट होगा, 182 डेज का कंडीशन फुलफिल करेगा। तो 2 साल रेजिडेंट बनने का कंडीशन फुलफिल हो गया, 10 में से कोई भी 2 साल। प्लस दिनेश पिछले 4-5 साल से इंडिया में ही रह रहा है पूरा टाइम, एक महीना छोड़कर, तो वो भी उसका 730 डेज या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन जाएगा, ठीक है। अब कार्तिक की बात करते हैं। कार्तिक इंडिया में कब आया, इंडिया में वो 2 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक था, मतलब 120 डेज। तो ही स्पेंड 2 मंथ्स इन इंडिया अप टू 2019, 2019 तक वो इंडिया में 2 महीना रहता था, और 1 मंथ इन 2020, ठीक है। अब कार्तिक का बहुत लिमिटेड स्टे था इंडिया में, तो कार्तिक करंट ईयर में इंडिया में कितने दिन था, 120 डेज, ठीक है। और 2019 तक वो हर साल 2 महीने रहता था, और 2020 में वो इंडिया में 1 महीना रहा, बस क्वेश्चन के अंदर जाकर चेक कर लेना। तो 19 तक मतलब यहां तक वो 2 महीना रहता था, तो 2 महीना करके 62 डेज हो जाएगा। 2020 में वो सिर्फ 1 महीना ही रहा, तो 31 डेज, तो टोटल उसका 217 दिन होता है। तो करंट ईयर में 120 डेज तो हो रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में 365 डेज नहीं हो रहा है, देयरफॉर कार्तिक इज नॉन रेजिडेंट। चेक कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34.3, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दिनेश चार्जेबल टू टैक्स अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर एवाई 22-23। अब इंस्टीट्यूट को ना अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, शर्म शर्म नाम की कोई चीज होगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन से लोग एमसीक्यू में नहीं डालेंगे। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है, पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो सॉल्व करने में कम से कम 10 से 15 मिनट मिनिमम जाएगा। और 10-15 मिनट जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं भी आपको रीजनिंग दूंगा ना, तब आपको पता चलेगा। थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए इंस्टीट्यूट को, इस तरह की क्वेश्चन ना डाले एग्जाम में। और अगर यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी डालने का क्या सेंस बनता है उसका, मुझे बताओ ना। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछोगे तो पागल हो जाएगा बच्चा। 3 घंटे में एमसीक्यू भी नहीं सॉल्व हो पाएंगे पूरे के पूरे 30 मार्क के, अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाना चाहिए, कुछ भी मत बना दो, बस डिफिकल्ट बनाना है तो कुछ भी कर दो, डिफिकल्ट बनाओ, इम्पॉसिबल मत बनाओ। डिफिकल्ट बनाना अच्छी बात है, कॉम्पिटेटिव रखेगा कोर्स को, सिलेबस को अच्छा रखेगा, सीएस की इज्जत होगी इंडस्ट्री में। इम्पॉसिबल मत बना दो, ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन है सॉल्व करना, समय के अंदर सॉल्व ही नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तुम देखो जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। ये जो दिनेश है, दिनेश क्या कर रहा है, 20 सितंबर को इंडिया से जॉब छोड़ के जा रहा है, तो 20 सितंबर तक उसको इंडिया में सैलरी मिलेगी। अब उसकी इंडिया की सैलरी कितनी है, देखो 1.5 लाख रुपया पर मंथ है, चेक करो यहाँ पर, ठीक है। अब 20 सितंबर को छोड़ के जा रहा है, तो उसको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने की पूरी सैलरी मिलेगी, 1,15,000 to 5 750। और सितंबर की उसको 2/3 सैलरी मिलेगी 20 दिन की। 20 दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए। तो इंडिया की सैलरी उसकी हो जाएगी 8.5 लाख रुपए, ठीक है, वो बहुत सिंपल है।
और दिनेश कौन है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसके लिए वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है। अब जो दिनेश की फॉरेन इनकम है ना, फिर दिनेश बाहर जाकर सैलरी कमा रहा है अक्टूबर से, देखो अक्टूबर से वो बाहर जाकर सैलरी कमा रहा है, कितना कमा रहा है सैलरी वो, $7,000 पर मंथ, ये अक्टूबर से कमा रहा है, 1 अक्टूबर से उसकी ये सैलरी है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में एज पर रूल 115। अब क्या एमसीक्यू में ये करते बैठेगा इंसान, हाँ काम धंधा नहीं, को ये पेपर 6 का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है, पेपर 7 का। ऐसे क्वेश्चन पेपर 6 में पूछो तो सेंस बनता है, बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन डाल दिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000। अक्टूबर का 7,000 कैसे कन्वर्ट होगा, पिछले महीने के लास्ट डेट के टीटीबीआर के हिसाब से, मतलब अक्टूबर का 7,000 विल बी कन्वर्टेड एज पर 30 सितंबर का रेट, नवंबर का ये, दिसंबर के लिए, जैन के लिए, फेब के लिए, मार्च के लिए ये, ठीक है। इस तरीके से आपका रूल 115 बोलता है सैलरी को कैसे कन्वर्ट करोगे आईएनआर में। सैलरी को कन्वर्ट करने का तरीका है, जिस मंथ की सैलरी है उसके पिछले मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर आपको लेना पड़ेगा। जाकर चेक करो, रूल 115 अपन नॉन रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन क्या आसान है क्या, ये 2-5 मिनट में होने वाला है, सब कुछ नहीं होने वाला है, इसमें एरर हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, घाई करूंगा, जल्दबाजी करूंगा तो कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। तो क्या मतलब बनता है इतना बड़ा क्वेश्चन डालने का है। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट अपने बाज नहीं आएगी इंस्टीट्यूट। ये जो भी है टोटल है, उसमें से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो आप। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद आपको एफडी का एक इंटरेस्ट भी है कुछ, वो देखो 40,000 रुपए का कुछ एफडी का इंटरेस्ट भी कमाया दिनेश ने, यहां से देख लो आप, तो वो सब मिला लोगे आप, तो उसकी हो जाएगी टोटल इनकम, ठीक है। ये इसकी हो गई टोटल इनकम 38,26,200 रुपीज, ठीक है। लेकिन ये 29,86,200 इतनी आसानी से नहीं आएगा, वो आपको हर महीने का, मैंने आपको बता दिया, $7,000, फिर पिछले महीने के लास्ट डेट का टीटीबीआर से मल्टीप्लाई करो 6 बार, तो आपको 29,86,200 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो, आ जाएगा, मैं करके बैठा। MCQ number 34.4. What is the total income of Mr. Karthik chargeable to tax under the regular provisions of the Income Tax Act 1961 for AY 22-23? अब देखो, कार्तिक ने कभी कंपनी ज्वाइन किया, कार्तिक ने कंपनी ज्वाइन किया फ्रॉम 5 दिसंबर 2021 और उसकी 99,200 पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। तो देखो, जैन में तो उसको 99,200 मिल जाएगा, फेब में भी मिल जाएगा, मार्च में मिल जाएगा, लेकिन क्या दिसंबर के लिए उसको पूरी सैलरी मिलेगी, नहीं। दिसंबर में उसको 27 डेज की सैलरी मिलेगी, तो 27 डेज की उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, जैन फेब मार्च का 99,200 इंटू 3, और दिसंबर के लिए उसको 99,200 इंटू 27 डिवाइड बाय 31, तो उसको प्रोपोर्शनेट सैलरी मिलेगी। टोटल उसकी 3,84,000 की सैलरी हो जाएगी, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, प्लस उसने कुछ सेविंग बैंक से इंटरेस्ट कमाया 9,500 रुपए का, तो वो पूरा का पूरा 80 TTA के अंदर पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 9,500। देयरफॉर उसकी टोटल इनकम विल बी 3,34,000 रुपीज एज सीन ओवर हियर, ठीक है, यहां आप देख सकते हो। MCQ number 34.5. What is the residential status of Mr. Rajesh for AY 22-23? राजेश का रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राजेश पूरे साल में सिर्फ 1 महीने इंडिया में आता है, मतलब लगभग 30 डेज के लिए इंडिया में आता है। अगर वो सिर्फ 30 डेज के लिए इंडिया में आता है तो वो हमेशा नॉन रेसिडेंट रहेगा, उसके बारे में ज्यादा सोच के मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट ही होगा। देखो यहाँ पर लिखा है, ही विजिट्स इंडिया ओनली फॉर 1 ईयर, 1 मंथ इन अ ईयर। देखो, राजेश विजिट्स इंडिया 1 मंथ एवरी ईयर टू बी विद हिज पेरेंट्स एक्सेट्रा, जो भी भाषण है, ठीक है, तो वो तो नॉन रेसिडेंट ही रहने वाला है, ठीक है। MCQ number 35.1. Would Shubh Associates be entitled to carry forward business loss and unabsorbed depreciation claimed in the return for AY 2021? देखो 2021 के लिए शुभ एसोसिएट्स ने खुद से तो रिटर्न भरा नहीं, अब इसको नोटिस आई 142(1) की, और 142(1) की नोटिस कब आती है, 139(1) के ड्यू डेट के बाद आती है। तो 142(1) का जो नोटिस आता है उसके बाद जो रिटर्न भरते हो, वो तो बिलेटेड रिटर्न ही हुआ ना, वो तो लेट रिटर्न ही हुआ। तो लेट रिटर्न भर के क्या आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? देखो, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, लेकिन आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये आंसर आपका है, पॉइंट नंबर डी। अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, उसके लिए समय पर रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न समय पर भरना मैंडेटरी है। MCQ number 35.2. Can Shubh Associates apply for rectification under 154 or revision under 264 with respect to addition of 5.5 lakhs on account of unexplained cash credit? देखो, यहां पर कुछ 5.5 लाख का अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट ऐड हुआ था, ठीक है, तो उसको आपने ऑलरेडी अपील किया है, और अपील में अगर मैटर चला जाएगा एक बार, तो आप फिर 154 में रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते हो उस मुद्दे पर, और उस मुद्दे पर 264 में जाकर अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो एक बार अगर एक मुद्दा अपील में चला जाता है तो उसको फिर आप उठा नहीं सकते हो, उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर एप्लीकेबल हो जाता है 154 में, और 264 में डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर एप्लीकेबल हो जाता है। ये दोनों क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया, लेकिन यहां पर आपको मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूं, टेक्निकल वर्ड्स बीच में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक बार एक मुद्दा अपील में चला गया, वो मुद्दे पे आप वापस से 154 या वापस से 264 नहीं कर सकते हो। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर विल कम टू, इट कैन नीदर अप्लाई फॉर 264 नॉर इट कैन अप्लाई फॉर 154, ठीक है। MCQ number 35.3. Would any penalties leviable for installments received by NBFC? If yes, what would be the amount of penalty and who can impose such penalty? अब सुनो जरा, सेक्शन 269 ST करके एक सेक्शन है जो आपको बोलता है कि आप किसी भी बंदे से
एक दिन में 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा अगर रिसीव कर रहे हो तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड, या एक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत दिनों में भी अगर एक ट्रांजैक्शन 2 लाख या उससे ज्यादा का है तो उसके लिए तो बहुत दिनों में मिलाकर भी आप 2 लाख बहुत दिनों में मिलाकर भी आप 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अगर एक पूरे दिन में रिसीव कर रहे हो किसी एक बंदे से तो 2 लाख या उससे ज्यादा अगर रिसीव करे, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस सच इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा, अगर एक ट्रांजैक्शन एक दिन का है, सपोज इनवॉइस आज बन गया 3 लाख रुपए का, तो फिर आप उस 3 लाख रुपए को लेकर 5-6 दिन में 50-50 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए का कैश भी रिसीव नहीं कर सकते हो, वो भी अलाउ नहीं है। लेकिन यहां पर सीबीडीटी ने एनबीएफसी के लिए एक रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। उस पर मैंने क्लास में आपको वो सीबीडीटी का सर्कुलर भी लिखवाया हूं, जाकर चेक करना। सीबीडीटी सर्कुलर है जिसमें एनबीएफसी के लिए बोला गया है कि एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट ट्रांजैक्शन। हर एक इंस्टॉलमेंट अगर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश है तो ही आपको एनबीएफसी के ऊपर पेनाल्टी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अच्छा, पेनाल्टी कितनी लगती है? जितना भी कैश हुआ मिला उतनी पेनाल्टी लगेगी। कौन से सेक्शन में? 271 डीए में। तो और पेनाल्टी कौन इंपोज करता है? यहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर पेनाल्टी इंपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, या एनबीएफसी ने अपने कस्टमर को लोन दिया, लोन देने के बाद कस्टमर ने पहले 1,20,000 पे किया तो यहाँ पर पेनाल्टी नहीं लगेगा, यहाँ पर चल जाएगा। कैश में 1,20,000 कैश में पे करेगा तो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर भी आपको चल जाएगा क्योंकि अकाउंट पे ही चेक है, यहां पर भी चल जाएगा क्योंकि भीम यूपीआई सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर्ड है। ये 1,20,000 कैश भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ये लास्ट वाला कैश नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर जाकर एक ट्रांजैक्शन, एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में चला जाता है। अगर ये लास्ट वाला ट्रांजैक्शन भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एक्सेट्रा में होता तो यहां पर भी पेनाल्टी नहीं लगती। तो यहां पर इस एनबीएफसी को पेनाल्टी लगने वाली है 3 लाख रुपए की, 271 डीए में। और ये पेनाल्टी कौन इंपोज करेगा? ये पेनाल्टी इंपोज करने वाली अथॉरिटी है ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। और एनबीएफसी के लिए एवरी इंस्टॉलमेंट इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, ये चीज दिमाग में रखना, ये सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया। एमसीक्यू नंबर 35.4, इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय फर्म ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू मिस्टर अजय एंड मिस्टर अनिल। देखो, अगर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है ना, उस पर टीडीएस नहीं काटना होता है अगर पार्टनर रेजिडेंट है तो। अगर पार्टनर नॉन रेजिडेंट है तो टीडीएस कटेगा 195 में, अगर रेजिडेंट है तो नहीं कटेगा क्योंकि 194 ए में लिखा हुआ है साफ साफ, पार्टनरशिप फर्म अपने रेजिडेंट पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन रेजिडेंट को पे करेगा तो 195 सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अपने को पता लगाना पड़ेगा कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है। अजय रेजिडेंट है तो अजय को पेमेंट करते समय टीडीएस मत काटो, अनिल नॉन रेजिडेंट है, अनिल को पेमेंट करते समय टीडीएस 195 में काट लेना, चेक कर लो, यहां पर भी वही आंसर होगा, ठीक है। MCQ number 35.5. What is the amount of interest to be allowed while computing business income of the firm for AY 22-23, assuming that tax deductible at source, if any, has been deducted and deposited on time? अब सुनो जरा गौर से। सबसे पहले इसका कैपिटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैपिटल अमाउंट कितना है? टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? मतलब 7 लाख रुपए। यहां पर चेक करो, टोटल 7 लाख का इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। 7 लाख का इंटरेस्ट पे किया है 14% पे, तो उसका कैपिटल अमाउंट आ जाएगा कितना? 50 लाख। 50 लाख का कैपिटल अमाउंट आ गया, ठीक है। अब उस पे इनकम टैक्स लॉ में कितना अलाउड है? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दे सकती है? 12%, ठीक है। लेकिन ये जो 50 लाख है उस पे 12% आपको सिर्फ 10 महीने के लिए अलाउ होगा, क्योंकि डीड के अंदर आपने जून से डाला है, चेक करो, डीड में जून से डाला है, आप अप्रैल से नहीं दे सकते हो, क्योंकि जब से डीड में डाला है तब से ही दे पाओगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, देयरफॉर द आंसर विल कम टू 5 लाख रुपीस। तो पहले मैंने क्या किया, जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उससे कैपिटल अमाउंट ढूंढा, उससे मैंने 12% इंटरेस्ट निकाला, वो 6 लाख आएगा। लेकिन 6 लाख तो पूरे साल का है, आपको 10 महीने का डिडक्शन मिलने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, 5 लाख का आपको डिडक्शन मिलने वाला है, उससे ज्यादा निकलेगा, ठीक है, चेक कर लो। MCQ number 36.1, what is the amount of dividend taxable in the hands of Mr. देवांश? मिस्टर देवांश कौन है? एक नॉन रेसिडेंट है और वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। एंड एट व्हाट रेट MNO लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर देवांश? सुनो, अगर एक नॉन रेसिडेंट कोई डिविडेंड इनकम कमाता है इंडिया से, ठीक है, उसका टैक्स रेट इज 20% एज पर 115A ग्रॉस बेसिस पर, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा और उसके ऊपर उसका टीडीएस कटेगा सेक्शन 195 में 20% प्लस 4% सेस। नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया से कुछ डिविडेंड कमाता है उसका 20% टैक्स है डायरेक्टली, प्लस 4% से सरचार्ज भी लग सकता है। अगर 50 लाख से ज्यादा का डिविडेंड कमाता तो मैं 10% सरचार्ज भी लगाता, 1 करोड़ से ज्यादा कमाता तो 15% सरचार्ज भी लगाता, एक्सेट्रा, वो सरचार्ज भी लगता। लेकिन यहां पर उतना ज्यादा नहीं कमाया, 25 लाख की 20 लाख, 1,25,000 कमा रहा है, तो 1,25,000 ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होगा 115A सेक्शन में, ग्रॉस बेसिस पर नो डिडक्शन, और 20% टैक्स लगेगा 115A में, प्लस 4% सेस लगेगा, वो तो हर एक नॉन रेसिडेंट के केस में लगता ही है। क्वेश्चन नंबर 36.2, अज्यूमिंग दैट मिस्टर देवांश इज अ रेजिडेंट, बस पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अगर वो रेजिडेंट हो जाएगा तो सबसे पहले उसको 1,25,000 में से 20% इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। 20% 1,25,000 का कितना हो जाएगा? 25,000। 30,000 नहीं मिलेगा, 30,000 ज्यादा है,
ठीक है, तो 20% और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर होगा, तो इसको 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा वो, प्लस इसका टीडीएस। अब रेजिडेंट है तो इसके लिए अलग से सेक्शन है, सेक्शन 194 में उसका सिर्फ 10% टीडीएस कटेगा, क्योंकि रेजिडेंट को पे करते समय आप सेस इंक्लूड नहीं करते हो, सिर्फ रेजिडेंट को सैलरी पे करोगे तो आप सेस इंक्लूड करते हो, बाकी कोई भी केसेस में रेजिडेंट के केस में सेस इंक्लूड नहीं होता है, चेक कर लो। तो यहां पर अगर ये रेजिडेंट बन जाएगा तो इसको 1,25,000 में से 25,000 का डिडक्शन भी मिल जाएगा, जो नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है, प्लस इसका टैक्स रेट भी 10% यहां पर टीडीएस का हो जाएगा, और इस पे सेस नहीं लगने वाला है। 194 स्पेसिफिक सेक्शन है। MCQ number 36.3. What is the amount of interest on debentures of TLP Private Limited taxable in the hands of, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, TLP Private Limited taxable in the hands of Mr. देवांश and at what rate ignore such charges? देखो जरा ध्यान से सुनना, आप लोग ना दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर मिस्टर देवांश इंडियन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, तो ये एनआरआई का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा सर इसके लिए? एनआरआई वाला मतलब चैप्टर 12A वाला सर, चैप्टर 12 नहीं होगा, ठीक है, यहां पर नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा, बाकी दूसरे केस में अगर मैं अप्लाई करना चाहूं तो आगे के केसेस में होगा, इस केस में नहीं होगा, क्योंकि एनआरआई के केस को एप्लीकेबल करवाने के लिए स्पेसिफाइड असेट्स खरीदना जरूरी है, और डिबेंचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ स्पेसिफाइड असेट, चेक करना जाकर। डिबेंचर्स ऑफ ओनली पब्लिक कंपनी इज अ स्पेसिफाइड असेट, डिबेंचर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ स्पेसिफाइड असेट। तो ये 115E में नहीं आ सकता है, ये 115C से लेकर 115I का जो स्पेशल चैप्टर है ना, चैप्टर 12A जो 115C से लेकर 115I तक है, वहां नहीं आ सकता। ये क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये डिबेंचर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड का होता तो आ जाता, प्राइवेट लिमिटेड का डिबेंचर, तो ये कहां जाएगा? ये नॉर्मल 115A में चला जाएगा, जैसे एक फॉरेन कंपनी ने अपने को लोन दिया, अपन उसको पैसा दे रहे, वैसा ट्रीट करने का। देयरफॉर यहां पर 20% उसका टैक्स लगेगा, और इसको कोई भी डिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां पर 20% उसको डायरेक्टली 1,20,000 का जो भी उसका इंटरेस्ट है, ऊपर चेक करो आप, उस पर उसको डायरेक्टली 20% टैक्स लगेगा। 115B नॉट एप्लीकेबल एट डिबेंचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज नॉट कवर्ड इन 115P, केयरफुल रहना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। MCQ number 36.4. What would be the amount of long-term capital gains taxable in the hands of Mr. Devansh on sale of debentures of XYZ Limited? क्या ये 115C2I में कवर होगा? कवर होगा, क्योंकि ये डिबेंचर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, डिबेंचर ऑफ पब्लिक लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, ये कवर्ड है। प्राइवेट लिमिटेड का डिबेंचर 115C2I में नहीं कवर्ड है। इफ ही ऑप्ट्स फॉर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12A, चैप्टर 12A ऑप्ट कर सकता है? कर सकता है, वो पिछले क्वेश्चन में नहीं कर सकता था। तो अब उसका LTCG निकालो, और क्या, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। सेल 16,25,000 माइनस सेल कंसिडरेशन ले लो, ठीक है। तो ये 16,25,000 माइनस सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 16,18,000, ठीक है। उसमें से इसका परचेस कॉस्ट निकाल दो 4.5 लाख, तो ये 11,68,000 उसका सेल आ जाएगा। लेकिन 115C2I में एक स्पेशल सेक्शन है, उसका नाम है 115F। क्या बोलता है कि अगर आप 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, जो ये 6 मंथ के अंदर कर दे रहा है, देखो 15 मार्च को बेच रहा है और 30 अप्रैल को वापस से इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, देखो विद इन 6 मंथ अगर स्पेसिफाइड एसेट्स खरीद लेते हो तो आपको हम एग्जेम्पशन देंगे। कितना एग्जेम्पशन देंगे? जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, मल्टीप्लाई बाय इन अमाउंट री इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। देयरफॉर यहां पर जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट री इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय 16,18,000 नेट सेल कंसिडरेशन है। कैसे आया? 1625 माइनस 7,000, इतने रुपीस का आपको क्या हो जाएगा? इतने रुपीस का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, ये चेक कर लो। और इतना आपका कैपिटल गेन्स इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होगा, ठीक है, चेक कर लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर। हाँ, अब ये मत बोलना कि मल्टीप्लाई करने पर सर ये आंसर नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूं। 324,845 आएगा, ये एग्जेम्पशन हो जाएगा, ये एग्जेम्पशन आएगा। फिर ये लेस करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एग्जेम्पशन नहीं पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करो, ये माइनस करो, तो आपको आ जाएगा 843,155। चेक कर लो बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36.5, Assuming that Mr. Devansh is a resident in India, तो फिर क्या होगा? अरे भाई अगर रेजिडेंट होगा तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और क्या, 11,68,000 डायरेक्टली टैक्सेबल होगा, 115AF का एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दिस, उसमें क्या सोचने का ज्यादा। नेक्स्ट MCQ नंबर 37.1, व्हाट इज द एग्रीगेट अमाउंट टू बी डिसअलाउड विद रिस्पेक्ट टू रॉयल्टी पेड टू सन लिमिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम नॉन रेजिडेंट while computing PGBP ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड। चलो ठीक है, अब दो चीज का पूछ रहा है, कितना खर्चा डिसअलाउ होगा ये पूछ रहा है। तो दो खर्चे के बारे में बात कर रहा है। एक तो पहले रॉयल्टी के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब रॉयल्टी पे पहले आते हैं, रॉयल्टी पे, ठीक है। अब रॉयल्टी उसने टोटल 36 लाख की रॉयल्टी पे किया है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में। उसमें दिसंबर तक उसने जो भी रॉयल्टी पे किया है उसका टीडीएस बराबर से काटा है, लेकिन दिसंबर के बाद जो रॉयल्टी पे किया है 8 लाख रुपए की, उसका टीडीएस उसने द पेमेंट वॉज नहीं काटा है, ठीक है, उसने नहीं काटा, लेकिन पेई ने वो इनकम अपनी इनकम में डिस्क्लोज कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, टोटल 36 लाख रुपीस की रॉयल्टी उसने पे किया, उसमें से 8 लाख रुपए के ऊपर उसने टीडीएस नहीं काटा है,
लेकिन सामने वाले ने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड कर लिया है। अब अगर सामने वाला उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करके आईटीआर भर देता है तो ये डीम किया जाता है कि मैंने ही काटा हूं, मैंने ही भरा हूं। लेकिन किस दिन पर डीम किया जाता है कि मैंने ही काटा हूं, मैंने ही भरा हूं? उस दिन पर डीम किया जाता है कि मैंने ही काटा हूं, मैंने भरा हूं, जिस दिन पर सामने वाले ने उसको क्या किया है, आईटीआर भरा है। अपना आईटीआर सामने वाले ने जब भरा होगा उस दिन माना जाएगा कि पेयर ने ही, इट इज डीम टू बी डिडक्टेड एंड डीम टू बी पेड बाय द पेयर। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये डीम किया जाएगा कि मैंने डिडक्शन कभी किया, अगले साल किया। अब डिडक्शन आपको किसी भी सिचुएशन में 31 मार्च तक कर लेना है। बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत अच्छे से सुनना है इसको। आपको अगर करंट ईयर में खर्चे का डिडक्शन चाहिए तो आपको कब तक टीडीएस काट लेना चाहिए? 31 मार्च तक डिडक्शन मैंडेटरी है। एक भी दिन डिले हुआ ना, साल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल भी हुआ ना, खर्चा नेक्स्ट ईयर अलाउ हो सकता है, फिर करंट ईयर में अलाउ नहीं होगा। यहां पर तो आपने 8 लाख रुपए का टीडीएस काटा ही नहीं है, लेकिन सामने वाला ने उसका टैक्स भरा है, उसने आईटीआर भरा है, तो ये डीम किया जाएगा कि उसने जब आईटीआर भरा उस दिन आपने काटा, तो उसने तो आईटीआर अगले साल भरा। आईटीआर तो 31 मार्च के बाद ही भरा जाएगा ना, उसने तो आईटीआर 31 मार्च के बाद भरा, तो आपका खर्चा इस साल डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन अगले साल आपको अलाउ हो जाएगा। देयरफॉर करंट ईयर में आपका जो खर्चा है वो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप इंडियन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, तो आपका 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 30% ऑफ 8 लाख विल कम टू हाउ मच? 2,40,000। तो रॉयल्टी का 2,40,000 डिसअलाउ हो जाएगा। नाउ इट कम्स टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या सीन है? इंटरेस्ट का टीडीएस अपन ने मार्च में काट के ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भर दिया है, तो चेक कर लो, इंटरेस्ट में अपने को कोई लफड़ा नहीं है, इंटरेस्ट फुल्ली अलाउ हो जाएगा। देयरफॉर यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 का डिसअलाउंस होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। इट इज एज सिंपल एज दिस। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ एमसीक्यू नंबर 37.2 की तरफ आता हूं मैं। हाउ मच अमाउंट इज अलाउेबल एज डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम एंड इनकम टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। अब सुन लो, दो खर्चों के बारे में पूछ रहा है कि कितना अलाउ होगा। देखो, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नोटिफाइड पेंशन स्कीम को कंट्रीब्यूशन करता है ना, तो उसको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें कैप डाल के रखा है गवर्नमेंट ने, एक सीलिंग डाला है। कितनी? 10% ऑफ सैलरी, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए इन टर्म्स 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरा वाला क्या? दूसरा वाला तो आंख बंद करके डिसअलाउ है। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स ऑफ एम्प्लॉय इज फुल्ली डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A5। देयरफॉर चलो अभी अपने को यहां पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर चेक करना पड़ेगा, इसने टोटल कितना पे किया एम्प्लॉय को? 33,60,000 रुपीज का कंपनी का सैलरी पे किया एम्प्लॉय को। उसका 14% ये क्या देता है? पेंशन स्कीम में डालता है। 14% अलाउ नहीं होगा, आपको सिर्फ 10% अलाउ होगा। देयरफॉर 33,60,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 14, 24 लाख रुपया हम आपको अलाउ कर देंगे। हाँ, लेकिन ये जो 6 लाख रुपया है ना, टैक्स ऑन इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, ये तो पूरा का पूरा डिसअलाउड है सेक्शन 40A5 में, ठीक है। देयरफॉर यहां पर आपको टोटल कितना खर्चा अलाउ होने वाला है? 33,60,000 में से 24 लाख अलाउ होगा और ये 6 लाख में से कुछ भी नहीं है। देयरफॉर इन शॉर्ट आपको कितना खर्चा अलाउ होने वाला है? आपको खर्चा जो अलाउ होने वाला है वो 24 लाख रुपए का नोटिफाइड पेंशन स्कीम का खर्चा अलाउ होने वाला है, और जो दूसरा है टैक्स और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, वो पूरा का पूरा डिसअलाउ। रीजनिंग मैंने आपको ऊपर दे दिया सेक्शंस के साथ, ठीक है। MCQ number 37.3. Which of the following statement is correct with regard to the taxability of income under the head PGBP or carry forward of loss of the fertilizer producing unit? Now, fertilizer business वालों को 35AD बिजनेस का बेनिफिट मिलता है, 35AD का डिडक्शन मिलता है। तो चलो देखते हैं, फर्टिलाइजर बिजनेस है, कितना प्रॉफिट है? 2.2 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन बट दिस प्रॉफिट ऑफ 2.2 करोड़ नॉट लाख इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। वो एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। 35AD वालों को डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा असेट डिडक्शन ले लेते, तो डेप्रिसिएशन कहां से मिलेगा? तो वो एड बैक कर दो। अब डिडक्शन किस चीज का मिलेगा? लैंड का मिलेगा, लैंड का नहीं मिलने वाला है। बिल्डिंग का मिलेगा, हाँ, बिल्डिंग का पूरा 3 करोड़ डिडक्शन मिलेगा, और प्लांट एंड मशीनरी का भी 4 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन में पहले डेप्रिसिएशन एड बैक किया, फिर 35AD का डिडक्शन लिया। क्या डिडक्शन ले लिया? लैंड का नहीं लोगे, बिल्डिंग और लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। बिल्डिंग और आपको प्लांट एंड मशीनरी का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 3.9 करोड़ रुपीस का आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये लॉस आप क्या कर सकते हो? आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल, और इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करो, इसको किसी भी दूसरे 35AD बिजनेस से सेट अप कर सकते हो, ठीक है। MCQ number 37.4. Which of the following statement is correct with regard to the taxability of income under the PGBP और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी यूनिट? अभी वेयरहाउसिंग किस चीज का है, चलो देखते हैं। यहां पर है वेयरहाउसिंग ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का वेयरहाउसिंग करोगे तो आपको 35AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 35AD का बेनिफिट अगर चाहिए तो वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर करो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो, तो ही आपको 35AD का बेनिफिट मिलेगा। यहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन करो। नॉर्मल कैलकुलेशन मतलब 70 लाख का नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालो, बिकॉज दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन, यहां लिखा है विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं, बिल्डिंग पे आपको 10% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 25 लाख ऑन 2.5 करोड़, और प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 15% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ऑन 48 लाख।
तो 70 लाख में से अगर 25 लाख और 48 लाख निकालोगे तो 3 लाख रुपए का लॉस आएगा, और ये लॉस आप किसी भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये 35 एडी का लॉस नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है, इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर आपको लैंड का तो डिडक्शन मिलने नहीं वाला है, और बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का आपको डेप्रिसिएशन मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड फॉर AY 22-23? अब इसकी टैक्स लायबिलिटी ढूंढने के लिए अपने को दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक नॉर्मल और एक मैट। तो मैंने नीचे पूरा कैलकुलेशन करके रखा है, ये नॉर्मल वाला, ये मैट वाला। नॉर्मल वाला नेट प्रॉफिट कितना है 520 लाख, किधर से आया सर, ये सब ऊपर लिखा है देखो, ये 520 लाख। मैट का बुक प्रॉफिट कितना है 835 लाख से। पिछले साल का टर्नओवर कितना है 280 करोड़, तो नॉर्मल टैक्स रेट उसका कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर अभी उसका नॉर्मल टैक्स रेट कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, और यहां पर मैट में उसका टैक्स रेट कितना आएगा 15%। अब क्योंकि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको 7% सरचार्ज भी लगेगा दोनों जगहों का, और 4% सेस लगेगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका टैक्स इतना आता है, whichever is higher will come to 144.664। ये आपका टैक्स होगा पेएबल, ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पे करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपको ये पे करने के लिए क्या आप मैट क्रेडिट यूज कर सकते हो? अगला क्वेश्चन, तो ये देखो आपका ये आंसर है। ठीक है, चेक कर लो आप। अब देखो, इसको पे तो ये करना है टोटल, लेकिन ये अभी मैट क्रेडिट ले सकता है। कितना क्रेडिट ले सकता है? दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट जितना क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो उसको जेब से कितना पड़ेगा 139.3782 उसको जेब से भरना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जेब से जितना भरना है ना, वो टैक्स लायबिलिटी लिखना है, तो जेब से कितना भरना है वो यहां पर लिखना है। ठीक है, अच्छा, जेब से उसको इतना भरना है 139.3782, द आंसर इज यस, उतना उसको अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। अच्छा, क्रेडिट कितना मिलेगा? क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, उतना क्रेडिट मिल जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, जो भी अमाउंट आता है वो क्रेडिट मिल जाएगा। और फिर कैरी फॉरवर्ड कितना होगा क्रेडिट, तो टोटल उसके पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है देखो क्वेश्चन में कहीं तो लिखा है। ठीक है, जस्ट सेकंड, तो उसके पास 20 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो क्रेडिट कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, तो जितना भी आपने डिफरेंशियल अमाउंट यूज किया है, ठीक है, उसमें से 20 लाख में से अपने कितना आता है मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, टाइम पास करने का मतलब नहीं बनता, कैलकुलेट कर लेता हूं। 144.664 माइनस 139.3782, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, कितना अमाउंट आता है डिफरेंशियल 5.2858, इतना इसको क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी इसको जेब से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 20 में से अगर इतना क्रेडिट मिल जाएगा तो बाकी क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसमें से 20 लेस कर दो, तो 14.7142, ये बन जाएगा आपका एमसीक्यू नंबर 37.6 का आंसर। हाउ मच मैट क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू AY 23-24? ठीक है, AY 23-24 में कितना मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए मालूम? इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड फॉर AY 22-23? अब ICINS का आंसर ए दिया है, एक्चुअली में उसका टैक्स लायबिलिटी ए नहीं है, टैक्स लायबिलिटी उसका बी है। क्यों? बिकॉज उसका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी तो 144.664 है ना, लेकिन यहां पर अभी टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है किसी को नहीं पता। क्या ये वो टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है जो जेब से भरना है, या ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा है? ग्रॉस की बात कर रहा है तो 144.664 इज द करेक्ट आंसर। जेब से भरने वाली बात कर रहा है तो 139.3782 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो भी आप समझो वो हिसाब से करेक्ट आंसर है। मेरे हिसाब से ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, मेरे हिसाब से बी ज्यादा करेक्ट आंसर है, ए थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर यहां पर आईसीआई ने डाल दिया। ठीक है, तो चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38.1, what would be the tax liability computed in the manner to maximize the tax saving of Mr. Sumit for AY 22-23? देखो, जब भी ऐसे शब्द आ जाएंगे ना इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग, तो समझ लो आपको नॉर्मल कंप्यूटेशन भी करना है, 115 बीएससी भी करना है, दोनों करना पड़ेगा। अब इसका नॉर्मल कंप्यूटेशन देखते क्या है सुमित का। सुमित सबसे पहले 1 लाख रुपए की सैलरी कमा रहा है हर महीने, तो 12 लाख रुपया तो यही हो गया इसका। ठीक है, तो 12 लाख रुपए की उसकी सैलरी आ गई, उसमें से उसको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर सारा कैलकुलेशन मैंने करके रखा हूं। उसके बाद सुमित ने कुछ हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, तो उसके लिए 1,50,000 का उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, और 50,000 का उसको प्रिंसिपल का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एसओपी ये हाउस प्रॉपर्टी एसओपी डिडक्शन है, तो 9,50,000 उसका टोटल इनकम आ जाएगा एज पर नॉर्मल प्रोविजन, और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उसका टैक्स आ जाएगा 106,600। अब 115 बीएससी के हिसाब से क्या होगा, उसका सैलरी 12 लाख होगा, उसके बाद उसको ये 50,000 का डिडक्शन 115 बीएससी में नहीं मिलता है, एसओपी के इंटरेस्ट का डिडक्शन बीएससी में नहीं मिलता है, और एटीसी का डिडक्शन भी बीएससी में नहीं मिलता है। तो यहां डायरेक्टली 12 लाख पे आप टैक्स निकालोगे तो यहां पर टैक्स आ जाएगा 1,19,600। टैक्स कैसे निकालने का और मैं नहीं बताऊंगा, वो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% कब लेने का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कंप्यूट करना इनकम मेरा काम है आपके लिए। तो ये 1,19,600 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड वाला ही बेटर है। ठीक है, 106,600 नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाओ भाई, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, आपका उसमें ज्यादा टैक्स सेव होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38.2 में उसी तरीके से मिसेस स्नेहा का इनकम कंप्यूट करना है एज पर नॉर्मल एंड एज पर आल्सो 115 बीएससी। व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्नेहा अज्यूमिंग दैट मैक्सिमम टैक्स सेव करना है। अब स्नेहा की इनकम क्या क्या है चलो देखते हैं। स्नेहा सबसे पहले इनकम कमाती है 87,500 रुपीज की उसकी सैलरी है,
और 3,60,000 हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम है और उस पर वो इंटरेस्ट भरती है और उस पर प्रिंसिपल का भी वो लोन का डिडक्शन लेती है, ठीक है, वो लोन का पेमेंट करती है, ठीक है। तो अब स्नेहा के लिए देखो नॉर्मल प्रोविजन में क्या क्या आएगा, 87,500 इंटू 12 10,50,000 ये हो जाएगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 3,60,000 का उसका जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो उस पर 30%, ये नॉर्मल प्रोविजन कर रहा हूं मैं, तो उसमें उसको 30% 1,08,000 का वो डिडक्शन मिल जाएगा। उसमें से वो 2.5 लाख का इंटरेस्ट, कितना भी इंटरेस्ट एलओपी में आप कितना भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, एसओपी में 2 लाख का लिमिट है, एलओपी में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर एटीसी का उसको डिडक्शन मिल जाएगा कितना, 80,000 रुपीज। ये सब करने के बाद 9,22,000 रुपीज का उसका टोटल इनकम है और उसके ऊपर टैक्स 10780 आएगा। अब 115 बीएससी में जब आओगे ना तो आपको 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है और एटीसी भी नहीं मिलता है, लेकिन ये डिडक्शन और ये डिडक्शन, ये दोनों डिडक्शन 115 बीएससी में मिलता है। 115 बीएससी स्टॉप्स द इंटरेस्ट ऑन एसओपी, एसओपी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 115 बीएससी में, लेकिन एलओपी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आपको 115 बीएससी में मिलता है। देयरफॉर 115 बीएससी में आपको कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, डिडक्शन अंडर 16 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी वालों का वो नहीं मिलेगा और एटीसी वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो तो साफ साफ मना किया चैप्टर 6 में। लेकिन जो एलओपी इंटरेस्ट है वो मिलेगा और जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का वो भी मिलेगा, उसको मना कहीं नहीं किया, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां पर उसका टैक्स आता है 88,820, तो देयरफॉर उसके लिए बेटर है वो 88,820 के हिसाब से, तो यहां पर वो 115 बीएससी के हिसाब से जा सकती है, ठीक है, चेक कर लो। MCQ number 38.3 is tax required to be collected by AB Bank Limited on the remittances made by Mr. P and Mr. Q? If yes, what would be the rate of TCS and the amount to be collected at source? तो मिस्टर पी और मिस्टर क्यू से क्या एबी बैंक का टीसीएस कलेक्ट करेगा? चलो देखते हैं। मिस्टर पी टोटल कितना पैसा भेज रहा है, 7,20,000। क्यों? आपने बेटे के कुछ खर्चों के लिए, उसके बेटे को कुछ वहां पर खर्चा करना है, एजुकेशन का खर्चा नहीं, मेंटेनेंस खर्चा। तो यहाँ पर आपको 5% का टीसीएस लग जाएगा 7 लाख के ऊपर। देखो लोन लेकर अगर पैसा बेचता ना, लोन लेकर इंडिया के बैंक से लोन लेकर पैसा बेचता ना, तो फिर 7 लाख का एग्जाम्पशन भी मिलता और 0.5% का टैक्स रेट भी रिलैक्स मिलता। लेकिन यहाँ पर आपने लोन लेके नहीं भेजा, खुद के पैसे भेजे और एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहे हो, उसके मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लाख में एग्जाम्पशन मिलेगा, लेकिन बैलेंस अमाउंट पे 20,000 पे आपको 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ओटीपीपी के लिए तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम में तो 7 लाख का एग्जाम्पशन मिलता नहीं, बहुत बार आ चुका है ये रीजन, घड़ी 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 देखो कितनी बार इंस्टीट्यूट ये सारे सेक्शन पूछे जा रहा है। तो ओटीपीपी जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम है उस पर 7 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलता, उस पर डायरेक्टली 5% आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। 12,20,000 पे 5% टैक्स यू हैव टू कलेक्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर एमसीक्यू नंबर 38.4, ठीक है। तो पहले वाले केस में 20,000 पे 5% विल कम टू 1,000, दूसरे वाले केस में 12,20,000 पे 5% विल कम टू 61, ठीक है। Now one last MCQ over here, 38.4 is tax required to be collected by AB bank on the remittances made by R, ठीक है। R के केस में क्या टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा? देखो रीपेमेंट ऑफ लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक इन जर्मनी, तो यहां पर आपको 7 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा और 7 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर यहाँ पर वो बच्चे के लोन के एजुकेशन के लिए लोन वोन लिया तो सर वो नहीं कवर्ड है, वो इंडियन बैंक से लोगे तो कवर्ड है 0.5% का बेनिफिट, फॉरेन बैंक से लोन लोगे तो नहीं कवर्ड है, जाकर चेक करना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया का होना चाहिए तो वो बेनिफिट मिलता है, फॉरेन का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो वो बेनिफिट नहीं मिलता है, जाकर चेक करना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आपको 7 लाख का एग्जाम्पशन, दिस इज लाइक ए नॉर्मल अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू, सिर्फ ओवरसीज टूर प्रोग्राम में आपको 7 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी सब देखो जरा ओनली 3 ओवरसीज टूर प्रोग्राम है तो 5% विदाउट एग्जाम्पशन। इंडिया से लोन ले रहा हो एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने के लिए तो 0.5% एंड 7 लाख ऑल्सो, और बाकी सब केसेस यू विल गेट 7 लाख एग्जाम्पशन विद 5%, ठीक है। देयर ओनली 3 केसेस ओवर हियर। MCQ नंबर 39.1 इज मिस्टर एक्स अंडर एनी ऑब्लिगेशन, मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, ये चीज दिमाग में रखना। अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द रेंट पेड टू मिस्टर यू, मिस्टर यू कौन है? मिस्टर यू नॉन रेजिडेंट है, चेक करना। इन द प्रीवियस 21-22 एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 if yes अंडर व्हिच सेक्शन एंड एट व्हाट रेट। तो मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स रेजिडेंट है और मिस्टर यू कौन है? नॉन रेजिडेंट है। वो उसको क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है, टीडीएस काटेगा। अगर पेयर कोई भी हो सकता है सेक्शन 195 अट्रैक्ट हो जाएगा, पेयर रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, पेई का नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है और पेई की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए, अगर वो है तो फिर उसकी इनकम पे उसको टैक्स काटना पड़ेगा। जना यहां पर देखते हैं उसने क्या पेमेंट किया उसको, ठीक है। यस पेड रेंट फॉर इन इंडिया, तो वो रेंट इंडिया में यूज हो रहा है, वो प्रॉपर्टी इंडिया में यूज हो रही है, तो इनकम अक्रू हो गई तो इसको टीडीएस काटना पड़ेगा सेक्शन 195 में। और टैक्स रेट क्या होगा? रेट्स इन फोर्स 195 में कोई रेट दिया नहीं गया, ठीक है। सर पेयर रेजिडेंट है तो भी काटना है? यस, पेयर कोई भी हो चलेगा, पेई का नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है, प्लस पेई की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होना जरूरी है। क्या चार्जेबल टू टैक्स है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड। MCQ number 39.2 is Mr. X required to collect tax at source during the previous at 21-22? If yes, what would be the amount of tax collection at source? देखो मिस्टर एक्स का पिछले साल का टर्नओवर अगर आप देखो तो 10 करोड़ से ज्यादा यहां पर चेक कर सकते हो, 10 करोड़ 20 लाख से, ठीक है।
अब अगर वो पिछले साल का टर्नओवर अगर किसी सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा होगा और अगर वो करंट ईयर में किसी बायर को 50 लाख से ज्यादा के गुड्स बेचता है तो एक्सेस अमाउंट उसको 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है 206C सबसेक्शन 1H में। अब देखो जरा, एबीसी को तो आप टीसीएस कलेक्ट करोगे, एबीसी को आपने बेचा है, ठीक है, एक्स ने एबीसी को बेचा है, ठीक है। जब एबीसी को बेचा है तो एबीसी को बेचते समय पहले 49,50,000 का बेचा है तो तब टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। दूसरा, ईएफजी को बेचा है 10 लाख का, तब भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे, एक 50 लाख क्रॉस होना चाहिए। उसके बाद आपने 25,50,000 वापस से एबीसी को बेचा, अब टीसीएस कलेक्ट करोगे, क्योंकि अब टोटल गुड सोल्ड टू एबीसी इज 75 लाख। तो अब 25 लाख पे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करोगे, जो भी आता है वो 2.5%, 2,500, 25,000 जो भी आता है मुझे नहीं पता। ईएफजी को वापस से आपने 8 लाख का बेचा है तो इसमें टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ईएफजी के केस में टोटल 18 लाख का ही सेल हो रहा है, लेकिन आपका एबीसी के केस में टोटल 75 लाख का सेल हो रहा है। तो 75 लाख का क्यों सेल हो रहा है, तो उस पर आपको 25 लाख पे 0.1% के हिसाब से 2,500 रुपीज का टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 39.3, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन द रेमिटेंस मेड बाय मिस्टर एक्स टू हिज सन। तो उसने अपने बेटे को कुछ पैसा भेजा है, कितना भेजा है, 7.5 लाख रुपया भेजा है थ्रू एसबीआई एन ऑथराइज डीलर। क्यों भेजा है, लोन लेकर भेजा है, यस टेकन लोन ऑफ 7,50,000 itself for the purpose of such remittance। तो अगर आप इंडिया के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर एजुकेशन के लिए बाहर पैसा बेचते हो, टीसीएस कलेक्ट होगा। सबसे पहले 7 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा, एक्सेस अमाउंट पे 0.5% का टीसीएस कलेक्ट होगा। तो 50,000 पे 0.5% का टीसीएस कलेक्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी 50,000 पे दैट इज 0.5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, दैट इज 50,000 पे 0.5% विच विल कम टू 250 रुपीज, दैट्स इट, ठीक है। बहुत बार अभी रिपीट हो गया ये। एमसीक्यू नंबर 39.4, on 15th of Jan 2023, on having discussion with his friends about the gains he earned on sale of listed shares, he came to know about the following views। अभी देखो अपने इसने क्या किया है, एक शेयर बेचा है, 1500 शेयर बेचा लिस्टेड कंपनी के, कभी खरीदा था 15 महीने पहले खरीदा था, तो लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। बेचा कभी, 1 मई 2021, 1 मई 2021 से 15 महीने पीछे जाओगे तो लगभग वो 2019 के एंड में उसने खरीदा रहेगा, ठीक है, 2019 के एंड में एसटीडी सब भरा है उसने, ठीक है, और 1,70,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको उसने रिटर्न भरा, उसको इंटीमेशन आ गया दिसंबर में। अब अपने को इस पे बहुत सारा व्यू देना है, क्या व्यू देना है, उसका जो कैपिटल गेन्स है उसमें क्या होगा, उस पर 10% टैक्स लगेगा 112A के हिसाब से इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। द आंसर इज यस, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ही कैन नॉट रिवाइज द रिटर्न, ये गलत बात है। अगर 12 दिसंबर को उसको इंटीमेशन मिला, वो 31 मार्च तक रिवाइज कर सकता है, 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकता है। उसको इंटीमेशन कब मिला, देखो कर सकता है। रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है, 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट एवाय और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज। और इंटीमेशन आना इज नॉट एन असेसमेंट, इंटीमेशन आने के बाद भी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, तो ये गलत बात है। 12 दिसंबर को इंटीमेशन आया, 31 दिसंबर तक वो रिवाइज कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर रिवीजन चल जाएगा, ठीक है। He can revise the return even if he receive intimation under 130 days since the time limit for filing the revised return has not expired. This is correct. While computing capital gains, he can take the benefit of 31st Jan 2018. नहीं पॉसिबल है। 31st Jan 2018 का बेनिफिट कब ले सकते हो आप, जब आप 31st Jan 2018 के पहले शेयर खरीदे हो। इस केस में आपने शेयर कभी खरीदे हो, 2019 के एंड में खरीदे हो, क्योंकि देखो 2021 मई में बेचते हो और 15 महीने पहले खरीदा था, तो 2021 में मई 2021 से 15 महीने पीछे चले जाओ, कब आएगा, अप्रोक्सीमेटली नवंबर या दिसंबर 2019 आने वाला है। आपने खरीदा 2019 में, 2018 के एफएमडी का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। होल ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स इज टैक्सेबल, ये भी गलत बात है। कैपिटल गेन पूरा टैक्सेबल नहीं होता है 112A में, 112A में सिर्फ 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होता है वही टैक्सेबल होता है, पूरा नहीं होता है। Therefore the answer to this question is 1 and 3 and therefore the answer to this question is C, टैक्सेबल। yes। MCQ number 39.5, is Mr. X required to get his books of accounts audited under 44AB for previous year 21-22? If yes, what is the due date for filing of audit report? ठीक है, अब सुनो, ऑडिट करवाना कब मैंडेटरी है, अगर आप बिजनेस करते हो 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, ऑडिट करवाना मैंडेटरी। लेकिन कुछ लोगों के लिए द लिमिट ऑफ ऑडिट इज 10 करोड़। लेकिन क्या वो कुछ लोगों में एसएससी आता है क्या, ठीक है। एसएससी का टर्नओवर कितना है, 4.95 करोड़ है। अब 4.95 करोड़ अगर टर्नओवर है तो उसका कैश पेमेंट और कैश रिसीट, उसका टोटल रिसीट 4.95 करोड़ है, तो उसका कैश रिसीट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ दिस अमाउंट। अब इसका 5% कितना आता है, 24.75 लाख से ज्यादा अगर इसका कैश रिसीट हो गया तो इसको हायर लिमिट ऑफ 10 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। देयरफॉर चलो अभी अपने को चेक करना है इसका कैश रिसीट कितना है, ठीक है। कैश रिसीट में क्या क्रॉस चेक आएगा, क्रॉस चेक आ जाता है कैश रिसीट में। कैश रिसीट में गवर्नमेंट बोलती है क्रॉस चेक भी कैश रिसीट ही माना जाएगा, बैरर चेक भी कैश रिसीट ही माना जाएगा, क्रॉस चेक भी कैश रिसीट ही माना जाएगा, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, ठीक है। और कैश, तो ये देखो अगर ये दोनों का टोटल मार दूं मैं, इन दोनों का, तो ये दोनों का टोटल अगर मैं मार दूं तो ये दोनों मिलाकर ही 24.75 से ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका कैश रिसीट इज मोर देन 5% ऑफ टोटल रिसीट, देयरफॉर इसको 10 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिल जा रहा है।
इसको 1 करोड़ वाला लिमिट एप्लीकेबल है और 1 करोड़ से तो काफी ज्यादा इसका टर्नओवर है, ठीक है। देयरफॉर इसके केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। अगर आपका ऊपर टर्नओवर देखो तो 4 करोड़ 80 लाख से इसका टर्नओवर, ठीक है। तो 4 करोड़ 80 लाख का टर्नओवर है, इसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसका लिमिट 1 करोड़ है और इसको कब तक करवाना पड़ेगा, इसको 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो 30 सितंबर तक इसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो इसका आंसर इज ए, यस, 30 सितंबर 2020। MCQ number 14.1. This is the last case scenario for your exam for May 22 and November 20. What would be the amount which is deemed to be income chargeable under the head PGBP of X Limited on transfer of plant and machinery from Unit A to Unit B? अब Unit A क्या है? Unit A एक 35 AD वाला यूनिट है। चेक करो, स्टोरेज ऑफ शुगर दिखता है। अगर आप एक 35 AD वाले यूनिट से कोई एसेट नॉन 35 AD में भेजते हो 8 साल के अंदर, तो आपको डीम्ड इनकम झेलना पड़ेगा। तो अब इसने क्या भेजा है, इसने भेजा है प्लांट एंड मशीनरी। 2018 में प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था और 2021 में इसको उसने भेज दिया, 8 साल के अंदर भेज दिया। तो अब डीम्ड इनकम झेलनी पड़ेगी कंपनी को कितनी, जितना भी प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो वो देखो इस तरीके से कहां पर लिखा है, ये लिखा गया है सेक्शन 35 AD सबसेक्शन 7 है सबसेक्शन 7। तो पहले साल 30 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, पहले साल आपको 7.5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि अक्टूबर में खरीदा है। देखो अक्टूबर 31 अक्टूबर से, तो पहले साल का हाफ डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का फुल डेप्रिसिएशन 15%, तीसरे साल का फुल डेप्रिसिएशन, जो भी बैलेंस बच जाएगा वो बन जाएगा आपकी डीम्ड इनकम। एंड देयरफॉर इन फर्स्ट केस योर डीम्ड इनकम विल बी व्हाट, 2004938। तो डीम्ड इनकम कैसे होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन ओवर द इयर्स, ठीक है। वो 3 सालों का डेप्रिसिएशन आपको लेस करना है, मतलब जितने भी साल आपने उसको 35 AD बिजनेस के लिए यूज किया था उतने साल का डेप्रिसिएशन आपको उसमें से लेस करना है। वो लेस करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो बन जाएगा आपकी डीम्ड, ठीक है। चेक कर लो। MCQ number 40.2. What shall be the cost of acquisition for the purpose of computing capital gains in respect of slum sale? देखो स्लम सेल में कॉस्ट क्या होता है, नेटवर्थ होता है और क्या, जो यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो उसका नेटवर्थ। तो देखो उसमें अभी आपको कौन सा यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, यूनिट बी। अब यूनिट बी में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप क्या ले लोगे, क्योंकि डेप्रिशिएबल असेट है तो डेप्रिशिएबल असेट के लिए आपको लेना पड़ता है इनकम टैक्स की WDV, जो अभी अभी आपने ढूंढा है ऊपर वाले क्वेश्चन में 2004938 बराबर, यही WDV नीचे छापो। लैंड के लिए क्या लेना पड़ता है, लैंड के लिए आपको लेना पड़ता है उसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है लैंड की, 50 लाख। रिवैल्यूएशन इग्नोर मारो इग्नोर मारो इग्नोर मारो, तो लैंड की बुक वैल्यू 50 लाख ले लो, ठीक है। अब अगर आप देखो तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स में से, टोटल फिक्स्ड एसेट्स आपके 280 लाख से, उसमें से अगर आप लैंड निकाल दो, लैंड कितना है 160 लाख से, ठीक है। 280 में से लैंड निकाल दो 160, बुक के अंदर तो रिवैल्यूएशन के साथ ही होगा ना, बुक के अंदर बुक, अरे इस वैल्यू के अंदर थोड़ी 50 लाख होगा, इस वैल्यू के अंदर तो पूरा 120 होगा। तो 280 में से 120 निकाल दो, 120 निकाल दोगे तो बच जाएगा 160, ठीक है। सॉरी 280 में से 160 निकाल दो तो बच जाएगा 120, उसमें से 30 और निकाल दो क्योंकि मशीनरी भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। वो भी निकाल दोगे तो बच जाएगा कितना 90। तो अदर फिक्स्ड एसेट्स आपका कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। बाकी डेटर इन्वेंट्री है तो ऊपर से बैलेंस शीट से छापना है आपको ऊपर से, और बैंक लोन भी आपको बैलेंस शीट से छापना है। क्वेश्चन में लिखा 70% बैंक लोन आपका क्या है, आपका एट्रिब्यूटेबल है यूनिट बी को और आपका 30% यूनिट ए को, ठीक है। और आपका जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो 45% यूनिट बी को, तो वो तो आपको मल्टीप्लाई करके 70% 45% लेना है, तो आपको लिख देना है। तो ये सब चीज ऐड करने के बाद और ये दो लेस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2,28,54,938 रुपीज, वो आपका बन जाएगा नेटवर्क। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये शुरुआत का ही है, प्लांट एंड मशीनरी जो डेप्रिशिएबल असेट है उसकी WDV लेना है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके लिए आपको क्या करना है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बुक वैल्यू लेना है, और जो अदर फिक्स्ड एसेट्स है उसके लिए आपको बुक वैल्यू लेना है, अदर फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी बुक वैल्यू, डेटर्स बुक वैल्यू, इन्वेंटरी बुक वैल्यू, बैंक लोन बुक वैल्यू, क्रेडिटर बुक वैल्यू, सब बुक वैल्यू है, ठीक है। सब कुछ बुक वैल्यू के हिसाब से लेना है। सिर्फ डेप्रिशिएबल असेट के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपको बोला है कि डेप्रिशिएबल असेट के लिए आपको इनकम टैक्स की WDV के हिसाब से वैल्यू लेना है, ठीक है। वो सब करने के बाद आंसर ये आ गया। ये आंसर आने के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया 40.2, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 40.3 में क्या पूछा है, ये असली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द स्लम सेल, यहां पर टैक्स पूछा है। Assuming that the assessee is opting for 115BAA, अगर 115BAA assessee ऑप्ट करता है तो उसका टैक्स रेट क्या है, उसका टैक्स रेट है 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। लेकिन अगर वो assessee स्पेशल इनकम कमाता है लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसका टैक्स रेट 22% नहीं होगा, तो उसका टैक्स रेट 20% ही होगा। 20% प्लस 10% सरचार्ज 4% सेस, तो 10% सरचार्ज हमेशा लगेगा 115B वालों को, BAA वालों को, लेकिन उनको 22% हर इनकम पे नहीं लगता है। जो स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल रेट है, जो लॉटरी है तो उस पर थोड़ी 22 लगेगा, उस पर 30 लगेगा। जो ट्रिपल बने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 15 लगेगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे उस पर 20% लग जाएगा। अब देखो जरा इसका सेल कंसिडरेशन ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
सेल कंसिडरेशन अभी अमेंडमेंट आ गया फाइनेंस एक्ट 2021 से कि आपको एफएमबी 1 निकालना है, एफएमबी 2 निकालना है, विचएवर इज हायर वो निकालना है। देखो एफएमबी 2 तो बहुत सिंपल है, जो पैसा मिला वो एफएमबी 2 तो वो 3.5 करोड़ है, ठीक है। एफएमबी 1 में बहुत मगजमारी है। एफएमबी 1 निकालने के लिए मैंने यहां पर कैलकुलेशन किया है। लैंड के लिए आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है, अदर फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपको वो बुक वैल्यू लेना है, डेटर्स, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये सब आपको बुक वैल्यू लेना है। देयरफॉर लैंड मैंने डायरेक्टली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इधर से उठा लिया 150 लाख, इसके लिए क्वेश्चन के अंदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिया। ये एक फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है कि अब से स्लम सेल का सेल कंसिडरेशन भी आपको 2 एफएमवी निकालना है, विचएवर इज हायर है वो लेना, ठीक है। तो लैंड 150 लाख सर, अदर फिक्स्ड एसेट्स क्या आ गया, वो बुक वैल्यू आ गया। सर बुक वैल्यू कैसे आया हमको बताओ, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ये 280 लाख है, ठीक है। तो ये 280 लाख में से 160 निकाल दो। 160 क्या लैंड है, क्योंकि लैंड का तो आपको बुक वैल्यू नहीं, आपको अभी क्या लेना है, मार्केट वैल्यू भी नहीं, बुक वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। तो 160 लाख निकाल दोगे तो बच गया क्या, बैलेंसिंग सब बाकी सारे एसेट्स के लिए आपको क्या लेना है, बुक वैल्यू लेना है। जाके वो प्रोविजन पढ़ो जो नया रूल आया, ठीक है। उसका डेटा तो ऊपर से छापना है, इन्वेंट्री ऊपर से छापना है, क्रेडिटर ऊपर से छापना है और ये भी ऊपर से छापना है। ये सब करने के बाद 338.5 आता है। अब एफएमबी 1 338.5, एफएमबी 2 एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विच इज 3.5 करोड़। तो 338 और 3.5 करोड़ में कौन सा ज्यादा है, 3.5 करोड़ ज्यादा है, देयरफॉर वो आप ले लोगे। वो लेने के बाद आप इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऊपर लिखा है वो लेस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पिछले क्वेश्चन से आपने निकाला था वो लेस कर दोगे, ये वाला। और उसके बाद में आपका एलटीसीजी आएगा। अब टैक्स रेट लगाते समय यहां पर 22% मत लगाना। 115BAA फॉलो करने वाले को एलटीसीजी पे 22% नहीं लगता है, दूसरी नॉर्मल इनकम पे 22%, एलटीसीजी पे 20% ही लगेगा, ट्रिपल बने वाले एसटीसीजी पे 15% ही लगेगा। देयरफॉर यहां पर 20% प्लस 10% सरचार्ज लग जाएगा आपको। सरचार्ज तो 115BAA वालों को हमेशा लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम हमेशा 10% प्लस 4% से। सब कॉम्प्लिकेट करके रखा है दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर एमसीक्यू। ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 25, 38, 550, चेक कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 40.4। What is the due date by which X Limited is required to furnish a report from chartered accountant certifying the correctness of the net worth of the unit B? तो आपने नेटवर्थ बराबर से कंप्यूट किया या नहीं किया, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कब तक लेना पड़ता है, टिल द ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट क्या है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से 1 महीने पहले, मतलब कब तक, अरे इन शॉर्ट जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरते हो तभी ये वाला जो रिपोर्ट है वो भी आपको उसके साथ ही देना होता है, ठीक है। तो ये भी आप कब दोगे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ 30 सितंबर 2021 को, ठीक है। एज सिंपल एज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एमसीक्यू सिनेरियो, ठीक है। अज्यूमिंग दैट एक्स लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड, थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। मेरा फास्ट चल रहा है रमजान का, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट नेवरदलेस मेरा काम है, ठीक है, आप लोगों के लिए। Assuming that X Limited has transferred Unit B to Y Limited in accordance with the scheme of demerger under Section 219AA, what would be the tax liability in the hands of X Limited and Raj, a shareholder of X Limited? देखो अगर ये demerger की तरह ट्रांसफर करता ना तो कंपनी को भी टैक्स नहीं लगता, शेयर होल्डर को भी टैक्स नहीं लगता। डीमर्जर में सब कुछ एग्जेम्प्ट है, ठीक है। प्रोवाइडेड डीमर्जर में जो कंडीशंस दिए गए वो सारे के सारे आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले डीमर्जर का जो डेफिनेशन है वो फुलफिल करना पड़ेगा, और जो भी कंडीशन है कि रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए एक्सेट्रा, वो सारे फुलफिल कर दोगे तो आपको डीमर्जर के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ना ही कंपनी को ना ही शेयर होल्डर को, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो कमिटमेंट था आप लोगों के लिए, जो मैंने किया था आप लोगों की, कि आईसीआई का एमसीक्यू जो है वो सबसे बेस्ट एमसीक्यू है दुनिया में, ठीक है। तो उससे बेटर एमसीक्यू आपको और कोई नहीं मिलने वाला है। सबसे बेस्ट एमसीक्यू पूरी दुनिया में आईसीआई का एमसीक्यू ही है। ऐसे लेवल के एमसीक्यू तुमको लगता है कोई प्रोफेसर बना पाएगा, मैं भी नहीं बना सकता। बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, अगर हम बनाने बैठे तो बहुत समय जाएगा। आईसीआई के पास पूरी टीम है, लोगों की टीम है, एक सब्जेक्ट के लिए पूरी टीम है। यहाँ पे सब काम मैं खुद करता हूँ, ठीक है, अकेले। सारी नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, सारे लेक्चर्स मैं खुद लेता हूँ, ऑब्वियसली सारे रिविजन वीडियोस में खुद बनाता हूँ, समरी बुक में खुद बनाता हूँ, क्वेश्चन बैंक में खुद बनाता हूँ, केस लॉ बुक में खुद बनाता हूँ। डाउट्स मैं आप लोगों के जो भी आते हैं वो मैं खुद रिजॉल्व करता हूँ, मैंने किसी को नहीं रखा है। मैं ये ऐसा नहीं है मैं नहीं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत है या स्टूडेंट को कोई नोट्स देना है या कोई भी चीज देना है तो मैं ही दूं तो वो सबसे बेस्ट तरीके से मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पता है एज कम्पेयर टू अगर मैं किसी को हायर कर लूँ तो शायद वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा इनिशियल डेज में कि वो आपको उस तरीके की सर्विस दे सके, ठीक है। इसलिए दैट इज द रीजन। सो तो ये था आपका सारा का सारा। पहले 120 एमसीक्यूज मैंने आपको यूट्यूब पे डाल दिया, उसके बाद मैंने 15 एमसीक्यूज डाले, कुछ 10-15, फिर 10-15 और फिर अभी इस सेशन में 15 एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, ठीक है। आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि ये सारे एमसीक्यूज आप एक बार गो थ्रू करो, सारे के सारे। आप ये सारे एमसीक्यूज अगर एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लोगे, बिलीव मी आप मैक्सिमम एमसीक्यूज आईसीआई के एग्जाम में इजीली आप वो टैकल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मोर और लेस आपके सारे एमसीक्यूज इसी लाइन पे होंगे, इसी लाइन पे, इसी लेवल के होंगे, ठीक है।
इससे शायद थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 2-5% डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकती है, बट समवॉट सिमिलर टू दिस ही एग्जाम में आने वाला, ठीक है। बाकी अगर आप किसी ऑथर के एमसीक्यूज कर रहे हो मार्केट से उठा के 1200 एमसीक्यू 1500 एमसीक्यू, बेवकूफी है, समय बर्बादी है और कुछ नहीं है। मैं बिलीव नहीं, इतना समय बर्बाद कर दोगे उसमें, उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं आपकी डेवलप हो पाएगी, और ना ही आप कुछ एग्जाम के लिए तैयारी कर पा रहे हो, ठीक है, ना ही आपका एग्जाम के लिए कुछ बहुत अच्छे एडवांस लेवल की कोई तैयारी हो रही है। ये एमसीक्यूज मैंने आपको पहले भी बोला है बीच में, लेक्चर के बीच में, कि ये एमसीक्यूज आपको एक जबरदस्त लेवल का नॉलेज दे रही है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। बहुत सारे छोटे 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 जो डाउट आते हैं ना स्टूडेंट्स को, वो सारे क्लियर हो जाते हैं ये एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो बस अभी कितना समय बचा हुआ है, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह 23 तारीख, आज 23 अप्रैल है आज। तो अभी जितना भी समय बचा है आपके पास, लगभग 22 दिन है आपके पास। 22 दिन आप ऐसे मतलब एफर्ट्स डालो कि वो 22 दिन नहीं 200 दिन के बराबर होने चाहिए, उतना मेहनत करो आप इन 22 दिन में। सारी दुनियादारी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जैसे आपके पास दुनिया में और कोई काम ही नहीं है, उस तरीके की पढ़ाई करो अगले 1.5 महीने तक, ठीक है, टिल 31st ऑफ में, जब तक भी आपका एग्जाम है, ठीक है। आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से जो भी होगा मैं आखिरी मोमेंट तक आप लोगों के लिए करता रहूंगा, और एग्जाम के बाद भी मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा। अगर आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगले 2-3 दिन में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी लाने वाला हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू फ्यू अदर कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम सीए, ठीक है। सीए को छोड़ के कुछ और कोर्सेज के बारे में भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ उस पर, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप एग्जाम के बाद वो सब देखना। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी डाउट्स है, कोई भी डिस्कशन करना है, कुछ भी टेंशन है, मैं हूं आप लोगों के साथ हमेशा, ठीक है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप टेलीग्राम चैनल, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसपे मैं सारे डाउट स्टूडेंट्स के, सीए आरिश खान, मैं एग्जैक्टली उसका नाम देख लेता हूँ, क्या है एग्जैक्ट नाम, सीए आरिश खान, डायरेक्ट टैक्स। आपको कोई भी डाउट है आप यहाँ पर पूछो, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो, 9009008977। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा आप लोग, सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे और बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। टेक केयर ऑफ यू, बाय, टेक केयर।